हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू चैनल कोड हेल्प। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 42 पर। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और अंत में जो 4 पिलर होते हैं इंपॉर्टेंट, हमारा एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, चारों को बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे ताकि कोई भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी एमसीक्यू हमारे सामने आ जाए, किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल हमारे सामने, उसको हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कौन सी चीज के साथ कि भैया होता क्या है ये। हमें समझाओ कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैंने बोला यार ये एक प्रकार का ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, जहां पे आपकी चीजें ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। आपने बोला भैया तो बेवकूफ बना दिया आपने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था तो आपने ऑब्जेक्ट बोल के घुमा दिया। चलो समझते हैं। मैंने बोला इट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग स्टाइल, प्रोग्रामिंग टेक्निक, प्रोग्रामिंग पैराडाइम, जहां पे चीजें ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करेगी। एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक ऐसी प्रकार की एंटिटी है, एक ऐसी चीज है जिसके पास दो चीजें हैं यार। एक तो उसकी स्टेट या फिर उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, एक उसका बिहेवियर। तो मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, जिसका कुछ बिहेवियर होगा। ऑब्जेक्ट अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो एक कैमरा ऑब्जेक्ट है, माइक्रोफोन ऑब्जेक्ट है, लाइट्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपका लैपटॉप ऑब्जेक्ट है, आपका ये जग पड़ा हुआ है ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट मानी जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हम इन ऑब्जेक्ट्स को यूज कर पाएं, रियल वर्ल्ड चीजों को यूज कर पाएं, प्रोजेक्ट अपने प्रोग्राम को हम ज्यादा रियल वर्ल्ड के क्लोज ला पाएं। क्यों? सवाल है क्यों। मैं क्यों चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम जो है वो ऑब्जेक्ट को यूज करे या फिर रियल वर्ल्ड के क्लोज आ पाए, ताकि मेरे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाए, ताकि मेरे प्रोग्राम की मैनेजेबिलिटी बढ़ जाए, ताकि मेरे प्रोग्राम की एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ जाए। कैसे बढ़ेगी? अभी हम चीजें कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे तो पता लग जाएगा अच्छा ये करने से ये होता है, ये होता है। तो बहुत सारे फायदे हैं। सीखते 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 हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये जो लाइन बोली गई थी इसलिए बोली गई थी। अभी के लिए मैं ये समझ में आ गया कि ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसा प्रकार का प्रोग्रामिंग टेक्निक है, प्रोग्रामिंग स्टाइल है, जहां पे चीजें ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है। हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमारे प्रोग्रामिंग स्टाइल में, हमारे प्रोग्राम के अंदर हम इंक्लूड करें। क्यों इंक्लूड करना चाहते हैं? इससे हमारी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, इससे हमारी बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या क्या फायदे होते हैं हमने भी डिस्कस किया। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें कि भैया एग्जाम्पल दो पहले एक बार। मैंने बोला आपने सबने गेम खेली होगी कभी ना कभी, ठीक है। गेम के अंदर एक हीरो होता है और गेम के अंदर एक एनिमी भी होता है। तो मैंने बोला एक हीरो जो होता है उसकी बात कर लेते हैं। चलो, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं हमने हीरो का। एक हीरो जो होता होगा गेम के अंदर, उसका क्या होता होगा? उसका कुछ कुछ नाम होता होगा। मैंने बोला अगर मैं, एक गेम होती थी हमारे ज़माने में यार, जब हम छोटे बच्चे थे, टेकन करके होती थी। तो मैंने बोला इसका नाम जो है पॉल है, ठीक है। और मैंने बोला इसकी कुछ हेल्थ भी होती होगी। हमारी हेल्थ की परसेंटेज होती थी ना गेम के अंदर कि यार इसकी 10% हेल्थ बची हुई है, इसकी 70% हेल्थ बची हुई है। मैंने बोला ये कोई इंटीजर है, इसकी भाई 70 हेल्थ बची हुई है, ठीक है। फिर हमें यार लेवल भी होते थे यार कि ये कौन से लेवल का पॉल है, ABCD इस प्रकार। तो मैंने बोला कि यार इसका लेवल जो है वो A लेवल का पॉल है। तो ऐसे करके मैंने इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज बता दी कि भैया मेरा हीरो जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका नाम ये है, उसकी प्रॉपर्टी एक और, हेल्थ उसकी इतनी है, उसका लेवल एक और, ऐसा है, ठीक है। फिर मैंने उसके बिहेवियर की बात करी कि पॉल क्या क्या बिहेवियर है भाई तेरे। मैंने बोला पॉल का बिहेवियर है अटैक करना। ये पॉल का एक बिहेवियर है अटैक करना, अटैक करता है। पॉल की एक चीज होती थी, आपको याद होगी नहीं होगी, हुआ करके, चलो वो तो अलग जगह होगी। मैंने बोला एक और चीज है पॉल की, ये क्या, डिफेंस करता है। मैंने बोला पॉल की एक और चीज है, पॉल डांस भी कर लेता है। तो ये उसका बिहेवियर है यार, ठीक है, ये उसका बिहेवियर है। डेप्थ में हम समझते चले जाएंगे, अभी के लिए समझ में आ रहा है, ठीक है। हमने जब बोला था कि ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है जिसके पास कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ बिहेवियर होगा, तो हमने डिस्कस कर लिया कि यार जो हीरो है वो एक ऑब्जेक्ट है और हीरो के पास कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं और ये कुछ इसके बिहेवियर्स हैं, ऐसी चीजें कर लेता है। कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं। कोडिंग निंजास क्या है? इट इज द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूं यार, मशीन लर्निंग कर लूं, एंड्रॉइड कर लूं, वेब डेवलपमेंट कर लूं, सिस्टम डिजाइन कर लूं, कोर सब्जेक्ट OS DBMS वगैरह पढ़ लूं, मैं यार DSA कर लूं, जावा, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की, वो ये कि यहाँ पर 1-on-1 डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड वे में बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं, आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं।
यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यार एक ऑब्जेक्ट के कुछ बिहेवियर होते हैं और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी हम करते जाएंगे, चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। तो एक बार हम क्लास बना के देखते हैं, ठीक है, एक बार हम क्लास बना के देखते हैं। हम जब बात करने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो हम क्लासेस की और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं, ठीक है। इनके अराउंड ही सारी चीज़ें घूमती है। भैया आपने ऑब्जेक्ट तो बता दिया, बट आपने क्लास नहीं बताया, क्लास क्या चीज़ होती है। मैंने बोला बहुत आसान चीज़ है। अभी तक आपने ऐसा कुछ सीखा था ना कि यार इंट ए ये एक इंटीजर बन गया। आपने बोला कि यार स्ट्रिंग str ये कोई स्ट्रिंग बना दी। आपने बोला कि यार कैर ch ये कोई कैरेक्टर बना दिया। अगर मैं यहीं पे आके ऐसा बोल दूं कि यार हीरो, इसका नाम रख दिया मैंने रमेश, ठीक है, तो ये मैंने एक हीरो टाइप का ऑब्जेक्ट बना दिया। जैसे मैंने यहाँ पे बोलता ना यार, यहाँ पे आपने एक ए वेरिएबल बना दिया, str एक वेरिएबल बना दिया किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, ch एक वेरिएबल बना दिया किस टाइप का, कैर टाइप का, वैसे आपने रमेश एक वेरिएबल बना दिया किस टाइप का, हीरो टाइप का। तो जब क्लास की बात आती है तो मैं क्या बोलता हूँ सिंपल शब्दों में कि भाई ये कुछ भी नहीं है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे ये तो आपको पता था कि यार ये कुछ इनबिल्ट डेटा टाइप से पहले से इंटीजर है जी, हमारे पास कैर है कैरेक्टर्स के लिए। वैसे मैंने कह रहा अपना खुद का एक डेटा टाइप बना दिया, इसका नाम रख दिया हीरो, या जो भी आप क्लास बनाते हैं उसका आप बोल सकते हैं ये भाई एक सिंपल यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। मैंने अपना खुद का एक कस्टम डेटा टाइप बना दिया, इसको मैं क्लास बोल देता हूँ जी मैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में हमने अभी सीखा यार कि यार एक ऐसी प्रकार की एंटिटीज के बाद कुछ बिहेवियर और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक और चीज मैं क्या बोल सकता हूँ यार कि यार ऑब्जेक्ट जो होता है इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। ये सब चीजें अभी थ्योरेटिकली चल रही हैं, इंप्लीमेंटेशन करेंगे चीजें समझ में आएगी, बट अभी थ्योरी वाइज देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया क्लास भाई एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं भैया इंप्लीमेंट करके दिखाओ। लेट से हम एक क्लास बनाना चाहते हैं, एक बार देखते हैं इंप्लीमेंटेशन वाइज चीजें कैसी आती है। तो हम कैसे करते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं, फिर क्लास का नाम, लेट से मैंने बोला क्लास का नाम है हीरो, और उसको हमने फिर कर्ली ब्रेस लगाए, ये सेमीकोलन लगाया। इस प्रकार हमने एक क्लास बना ली है। तो ये हीरो टाइप की एक क्लास बन चुकी है। ये बात समझ में आई। तो मैंने हीरो टाइप की क्लास बना दी है, और मैंने क्या बोला इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। मैंने बोला यार इसका एक तो नाम होगा। मैंने बोला कि यार नाम क्या है, तो नेम, मैंने बोला कि नाम अज्यूम कर लो कि 100 करेक्टर एट मैक्स हो सकता है। फिर मैंने बोला इसकी कुछ हेल्थ होगी, ये हेल्थ हो गई जी। फिर मैंने बोला कि यार इसका कुछ लेवल भी होगा, तो मैंने इसका लेवल रख लिया, एक लेवल रख लिया, ठीक है। तो ये मैंने एक क्लास बना ली हीरो, और ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं आपको समझाने के लिए। लेट्स से यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती अभी के लिए, अभी के लिए सब चीज़ें नहीं होती। हम बोलते हैं यहाँ पे सिर्फ इंटीजर पड़ा हुआ है, एक वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, ऐसा कुछ नॉर्मल सा पड़ा हुआ है अभी, ठीक है। इसको हेल्थ नाम दे देता हूँ अभी। तो अगर मैं इसको अभी प्रिंट करूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक हीरो बना दिया, एक क्लास बना दी, ठीक है। अब मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा, मैंने लिखा कि यार हीरो, इसका नाम क्या रख दिया मैंने, h1। चलो, तो यहां पे मैंने क्या किया, बेसिकली एक हीरो टाइप का ऑब्जेक्ट बना दिया। मैंने क्या बोला कि यार यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक क्लास डिफाइन कर दी, या मैंने बता दिया इस क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टी है हेल्थ, और मैंने बोल दिया इस प्रकार मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसका साइज देखना चाहूँ कि साइज क्या है, तो प्रिंट करके देखते हैं, सी आउट साइज ऑफ, इसमें डाला h1, ठीक है। तो क्या लगता है कितना साइज आएगा। अगर इस ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एक इंटीजर पड़ा हुआ है, तो इंटीजर तो 4 बाइट का होता है। रन करें, आंसर आ गया 4, बहुत बढ़िया। तो अगर जब मैं ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं तो कितना साइज लेता होगा, वो उतना साइज लेगा जितनी उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी गई होंगी। समझते हैं इस चीज को एक बार। तो यहाँ मैंने क्या किया है, बेसिकली जब मैंने क्लास लिखी हुई है, तो क्लास क्या एक तरीके की टेम्पलेट है, एक तरीके की टेम्पलेट है। वहां पे मैंने क्या बता दिया कि यार इसके अंदर ना हेल्थ नाम का एक इंटीजर होना चाहिए, इंट टाइप, ठीक है। फिर जब मैं लिखता हूं कि यार हीरो, ये कौन सी क्लास थी, हीरो क्लास थी। फिर जब मैं लिखता हूं हीरो h1, कोई वेरिएबल नेम देता हूं, तो क्या होता है कि इसका एक इंप्लीमेंटेशन मैंने एक तरीके से बना दी है, जहां मैंने बोल दिया कि यार हेल्थ की वैल्यू बता दी इसको यहाँ पे कि यार हेल्थ के अंदर ना कुछ डाल दो। इस केस में हमने क्या करा है, कुछ भी हमने एक्सप्लिसिटली खुद नहीं डाला है, तो कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा एक
ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ, मेमोरी के अंदर इस प्रकार एक ब्लॉक रिजर्व हो गया, ये मेमोरी एलोकेट हो गई इस H1 को, जहां पर इस हेल्थ का ये डेटा डल गया। ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पर एक इंटीजर था इस क्लास के लिए, तो जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो उसने इस इंटीजर के लिए मेमोरी ली होगी, तो जब मैं इसका साइज प्रिंट करता हूँ तो वो 4 आ जाता है, क्योंकि इंटीजर जो है 4 बाइट लेता है। थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है, ये एक टेम्पलेट है हमारे पास इस प्रकार की, और इस टेम्पलेट को जब मैं यहाँ पे डेटा ऐड करता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ कि यार ये मेरा एक ब्लूप्रिंट था, ये मेरा एक ब्लूप्रिंट था, और यहाँ मैंने ब्लूप्रिंट को एक अस्तित्व प्रोवाइड कर दिया है कि भाई ऐसा कुछ कुछ होगा। यहाँ पे तो हेल्थ बताया था उसने, हेल्थ नाम की कोई चीज़ हो सकती है, यहाँ पे उसने हेल्थ के अंदर एक वैल्यू डाल दी। हमारे इस केस में हमने एक्सप्लिसिटली कुछ डाला नहीं है, तो यहाँ पे एक गार्बेज वैल्यू डल गई, एक गार्बेज वैल्यू डल गई। ठीक है, तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया। ठीक है, क्लास इस प्रकार बनाई जाती है, ये समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट इस प्रकार इनिशियलाइज किया जाता है, ये समझ में आ गया। और ऑब्जेक्ट का साइज कितना होता है, जितना भी साइज उसके ये प्रॉपर्टीज ले रही होंगी, तो ये बात हमें समझ में आ गई। लेट्स से कि प्रॉपर्टीज कोई भी नहीं होती, ये एम्प्टी क्लास होती, लेट्स से एम्प्टी क्लास होती। इसको समझते हैं एक बार। हम उस केस की बात कर रहे हैं, हम उस केस की बात कर रहे हैं जहां पे ये एक एम्प्टी क्लास होती, यानी कि इसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। तब साइज क्या होता? अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये तो खाली पड़ी है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक एम्प्टी क्लास हुई, और यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर दिया, और हमने बोला कि इसका साइज प्रिंट करो। कायदे से क्या होना चाहिए, 0 आंसर हमें लग रहा आएगा, क्योंकि यार यहाँ पे तो प्रॉपर्टी में कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो 0 मेमोरी मिलनी चाहिए इसको, यार ऑब्जेक्ट को खाली होना चाहिए। मैंने इसको रन कर दिया, आंसर 1 आना चाहिए। दोबारा रन करते हैं, आंसर 1 आना चाहिए। 1 आ गया। 1 क्यों आना चाहिए भैया? मैंने क्या बोला कि यार जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ना, और यहाँ पे तो पर कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, सिस्टम ने क्या बोला कि देख यार तेरे पास प्रॉपर्टी तो खैर कोई भी नहीं है, मतलब ऐसे इंटीजर होता तो मैं 4 बाइट दे देता, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी तेरा आइडेंटिफिकेशन के लिए, तेरा ट्रैक रखने के लिए, तेरा आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं तुझे 1 बाइट दे देता हूँ सिर्फ। तो एम्प्टी क्लास के केस में आपके ऑब्जेक्ट को 1 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट हो जाती है, और ये चीज़ शायद आपको पेड कोर्स में भी ना मिले। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन इंटरवल आपसे पूछ ले कि भाई मान लो एम्प्टी आपकी क्लास जो एम्प्टी है उस केस में ऑब्जेक्ट अगर मैं बनाऊं तो कितनी बाइट ऑफ मेमोरी मिलेगी, आप बोला सिंगल 1, सिंपल। ठीक है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको ट्रैक रखने के लिए। ये बात हमें समझ में आ गई है। अब हमसे कोई पूछे कि क्लास कैसे बनाते हैं तो हम बना देंगे, हमसे कोई पूछे कि यार ऑब्जेक्ट कैसे इंस्टेंशिएट करना, वो भी हम कर देंगे। मैंने बोला कि यार मैं इस क्लास को ना अलग फाइल में भी डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे, समझते हैं। मैं यहाँ पे गया, मैंने बोला कि यार इस फोल्डर में एक नई क्लास बना दो, इसका नाम हमने रख दिया hero.cpp, और यहाँ मैंने हीरो वाली क्लास बना दी ऐसे, और मैंने इसके अंदर क्या करा, वो वैल्यूज डाल दी जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बताई थी। मैंने बोला ये कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब मैं वापस गया हमारे इंट्रो वाली क्लास में, इंट्रो वाली फाइल में। मैंने क्या बोला कि यार यहाँ से इस क्लास को हटा दो। अब मैं चाहता हूँ जो मैंने हीरो वाली क्लास बनाई है ना यार, इसको मैं इंक्लूड कर लूँ इस वाले कोड के अंदर। बेसिकली इस हीरो वाली क्लास को मैं यूज़ कर पाऊँ हमारी इस वाली फाइल के अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा #include, मैं हैशटैग बोलता हूँ इसको, hero.cpp। चलो, अब मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है, तो अब मैं इस हीरो को यहाँ पे क्रिएट कर पा रहा हूँ। अगर ये चीज़ इंक्लूड नहीं करता हूँ यहाँ पे तो एरर आता है ना, ये देखो अभी एरर आएगा, यहाँ पे आ गया, ये बोल रहा है कि भाई ये तो डिफाइंड ही नहीं है। बट अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, उसको नॉर्मल लग रहा है। समझ में आई बात? 2 चीज़ें हैं, या तो मैं इस हीरो क्लास को यहाँ पर हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड कर लूँ, है ना, या फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली यहीं पे क्रिएट कर दूँ। 2 में से कोई भी चीज़ जो भी आपको अच्छी लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि यार मेरा मन नहीं है अलग से बनाने का, मैं तो भाई इसी फाइल में बनाऊंगा, मेरी मर्जी, तो हम यहीं पे बना रहे हैं अभी। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। ये मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। भाई इसकी एक हेल्थ होगी और भाई इसकी एक लेवल होगी। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, तो अब बात होती है कि भैया ये मैं चाहता हूँ कि मैं इस हेल्थ को प्रिंट करा लूँ और मैं इस लेवल को प्रिंट करा लूँ, तो कैसे प्रिंट कराऊँ? मैंने बोला ठीक है, इसको अभी यहाँ पे कमेंट करते हैं। मैंने बोला ठीक है, यहाँ पे आपने H1 वाला ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर ही रखा है। अगर आपको इस हेल्थ को एक्सेस करना है, यानी इस H1 हीरो की, इसका नाम अच्छा रख देते हैं यार, इसका नाम अच्छा रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं रमेश। तो आपको जो रमेश हीरो है इसकी आप हेल्थ देखना चाहते हो तो आप कैसे एक्सेस कर पाओगे? तो देखो, अगर आपको एक्सेस करना है प्रॉपर्टी को, ठीक है,
या फिर हम इसको डेटा मेंबर्स ही बोलते हैं, डेटा मेंबर्स को, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो यूजिंग डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर, तो आप डॉट का यूज करके इनको एक्सेस कर पाओगे। कैसे भैया? मैंने बोला कि यार देखो, आपने प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट करा कि यार हेल्थ इज क्या है हेल्थ भाई? हेल्थ है रमेश डॉट हेल्थ, खत्म। ठीक है, इस प्रकार इस डॉट ऑपरेटर का यूज करके आप हेल्थ को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है अभी समझ में आ जाएगा, समझाएंगे आपको दोबारा। इसी प्रकार अगर मुझे लेवल एक्सेस करना हो तो मैं बोलूँगा लेवल इज, ये मतलब ये स्ट्रिंग है जो मैं देखना चाहता हूँ सुंदरता के लिए, तो मैंने यहाँ पे जाकर लेवल लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ भी लिख दी मैंने। भाई यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है समझाएंगे, एक बार इसको क्लियर करके रन करते हैं। मैंने रन किया, वो कह रहा है यार हेल्थ जो है ना वो प्राइवेट मेंबर है। कैसी बातें कर रहा है? लेवल जो है वो प्राइवेट मेंबर है। प्राइवेट मेंबर क्या होता है ये समझते हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें आपके सामने आने वाली है। हम बात करने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर्स की, हम बात करने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर्स की। क्या मतलब है इस बात का, अभी समझाते हैं। मैंने बोला 3 प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, एक पब्लिक, एक प्राइवेट, एक प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपके जितने भी यहाँ पर डेटा मेंबर हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, या फिर जो भी आप यहाँ डेटा फंक्शंस या बिहेवियर आप लिखने वाले हैं, उनको आप कहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। उसकी एक्सेस जो है सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस कर पाओगे, या क्लास के बाहर भी एक्सेस कर पाओगे, या फिर कोई चाइल्ड क्लास बनाओगे। क्या होता है चाइल्ड क्लास आगे सीखेंगे, वहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। तो किसी भी डेटा मेंबर को या फिर किसी भी बिहेवियर को, फंक्शन को आप कहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, कहाँ पर उसका स्कोप लाई करता है। क्लास के अंदर कर पाओगे, क्लास के बाहर भी कर पाओगे। क्या वो कैसे पता लगेगा? एक्सेस मॉडिफायर से पता लगेगा। हमारे पास कौन कौन से हैं ये, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। बट हमने तो यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा नहीं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर आपका एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट वाला लगा होता है। इन शॉर्ट समझते हैं, पब्लिक को समझते हैं पहले। पब्लिक क्या होता है? अगर मैं किसी भी डेटा मेंबर को पब्लिक कर देता हूं, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर क्या होता है पब्लिक कैसे करते हैं, मैं सीधा पब्लिक ऐसे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक के नीचे जितनी भी चीजें लिखी है ना यार, अब ये हेल्थ लिखा हुआ है एक तो, और ये लेवल लिखा हुआ है, इसको मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसको मैं इस क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ, इसको मैं इस क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हेल्थ के आगे से एरर हट गया आप, ठीक है, और लेवल के आगे से भी एरर हट गया। लेट से इस पब्लिक को मैंने यहाँ नहीं लगाया होता, अगर यहाँ लगा दूं तो क्या होगा? तो देखो लेवल के आगे से तो एरर हट गया, बट हेल्थ में भी एरर आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पब्लिक आपने यहाँ लिखा है, इसके नीचे सिर्फ लेवल है, तो लेवल आपका पब्लिक हो गया, ऊपर वाला जो है वो प्राइवेट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती चीजें। ठीक है, अगर मान लो मैं इस पूरे को यहाँ पे लिख दूं, पब्लिक को यहाँ लिख दूं, तो दोनों में एरर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले दोनों प्राइवेट हो गए और पब्लिक इसके नीचे वाला पार्ट होगा, दोनों में एरर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार मैं हटा के इसको ऊपर लिख दूं तो भैया आप दोनों में से एरर हट जाएगा, क्योंकि अभी दोनों पब्लिक हो चुके हैं। पब्लिक का क्या मतलब है कि पब्लिक के नीचे जितने भी डेटा मेंबर है, डेटा फंक्शंस होंगे, वो क्लास के अंदर भी आप एक्सेस कर सकते हो और क्लास के बाहर भी आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे कर लो। ये आपका हो गया पब्लिक। भैया प्राइवेट क्या होता है ये समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट लिख दूं कि भाई ये जो है ये प्राइवेट है, अब प्राइवेट के नीचे क्या आ गया? लेवल, ये लेवल आ गया। तो जो लेवल वाली चीज है, लेवल वाली जो प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस की जा सकती है, वो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस की जा सकती है। जैसे कि लेट्स से ये तो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ये तो आपकी प्रॉपर्टीज थी, ये आपकी प्रॉपर्टीज थी, या फिर डेटा मेंबर्स थे। अगर आपका कोई फंक्शन भी है, आपका कोई बिहेवियर भी है, लेट्स से यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि कहता है प्रिंट, तो ये जो फंक्शन है ना यार, ये आपके इस लेवल को एक्सेस कर सकता है। ये बोल सकता है कि सी आउट लेवल, देखो इसमें कोई एरर नहीं आ रहा, इस लेवल को प्रिंट करने में कोई एरर नहीं आ रहा, जबकि ये प्राइवेट है। आपने बोला प्राइवेट क्या है? ये लेवल। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ यूज किया तो कोई एरर नहीं आया, बट यहाँ पे लेवल में एरर आ रहा है। तो जब भी आप किसी भी चीज को प्राइवेट मार्क कर देते हैं तो उसको सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ये बात हमें समझ में आ गई है। पब्लिक मतलब क्लास के अंदर भी एक्सेस कर पाऊंगा, क्लास के बाहर भी एक्सेस कर पाऊंगा। प्राइवेट मतलब सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस कर पाऊंगा, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। समझ में आई बात? भैया प्रोटेक्टेड मैंने बोला दोस्तों अभी समझाऊंगा, जब चाइल्ड क्लास वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा ना, तब आपको ये चीज मैं समझाऊंगा, अभी रहने देते हैं।
जब वो समझेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलो लेट्स से हमने अब इन दोनों को ही हमने सब कुछ पब्लिक कर दिया। हमने लिखा पब्लिक और नीचे ये 3 चीज़ें आ रही हैं, तो हमारे ये दोनों डेटा मेंबर भी पब्लिक हो गए और ये फंक्शन भी आपका पब्लिक हो गया। तो अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं एक बार क्या होता है। आपकी हेल्थ आ गई 1 और आपका लेवल आ गया, कुछ अजीब सी चीज़ आ रही है, ये वाला करेक्टर आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने सिर्फ हीरो क्रिएट किया था, हमने उसमें वैल्यू नहीं डाली। तो ये जो वैल्यूज यहाँ पे आ रही है 1 आ रहा है और यहाँ पे ये आपका कॉमा सा आ रहा है, तो ये आपका गार्बेज वैल्यू है। ठीक है, ये आपकी गार्बेज वैल्यू है। अगर मैं इनको सेट करना चाहूँ तो मैं सेट कर सकता हूँ। मैं कैसे सेट कर पाऊंगा, मैंने बताया था डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं लिखा रमेश डॉट हेल्थ इज इक्वल टू 70। उसी प्रकार कि यार रमेश डॉट लेवल इज इक्वल टू ए। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो आंसर क्या आएगा, देखो अब हेल्थ 70 आ गई और ए आ गया। स्टार्टिंग में गार्बेज वैल्यूज आ रही थी क्योंकि हमने कुछ डाला नहीं था, अब हमने डाल दी वैल्यूज, तो ये हमारी वैल्यूज प्रिंट हो गई है। बहुत बढ़िया, आपको एक्सेस करना आ गया कि इस प्रकार एक्सेस करते हैं, और आपको ये समझ में आ गया पब्लिक प्राइवेट चीज़ें जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं वो क्या होते हैं, ये बात हमें समझ में आ चुकी है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ लेट्स से कि मेरी जो लेवल है वो प्राइवेट हो गया अब। ठीक है, यहाँ मैं बोलता हूँ कि यार ये ना हेल्थ जो है वो प्राइवेट हो गई और इसके नीचे वाला पूरा का पूरा पार्ट जो है पब्लिक हो गया। चलो इस केस में क्या होगा, इस केस में यार हेल्थ जो है वो प्राइवेट हो चुकी है, नीचे वाला पार्ट पूरा पब्लिक हो चुका है, तो हेल्थ को मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा यार इस क्लास के बाहर मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे एरर आ गया, देख रहे हो। इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस में क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होगा गेटर्स और सेटर्स का, उसको हम यूज करने वाले हैं। हमने क्या बोला, गेटर और सेटर की बात करने वाले हैं। गेटर और सेटर कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्त, कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि आपकी क्लास के अंदर होते हैं, उनके द्वारा आप इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, समझते हैं कैसे। मैंने क्या बोला कि यार यहाँ पे ना कुछ गेटर सेटर बनाने हैं, चलो बना के देखते हैं। हमने क्या बोला कि यार इंट गेट हेल्थ, ऐसा ये क्या करता है, ये मुझे हेल्थ देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये आपका एक गेटर हो गया जो कि आपको हेल्थ रिटर्न करता है। इसी प्रकार मैंने एक लेवल का बनाया कि कैर गेट लेवल, क्या करता है, आपको लेवल रिटर्न कर देता है। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार मैंने क्या किया, एक मैंने सेटर बनाया जो क्या करता है सेट हेल्थ। यहाँ पे आपके इनपुट में हेल्थ आई होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने बोला कि यार हेल्थ इज इक्वल्स टू, इसको भी कन्फ्यूजन हटाने के लिए इसको मैंने एच बोल दिया, हेल्थ इज इक्वल टू एच। समझाएंगे ये वाली चीज़ भी आपको बाद में। अभी मैंने सेम उसी प्रकार एक सेटर बना दिया आपके लेवल के लिए, सेट लेवल कैर सी एच लेवल इज इक्वल्स टू सी एच। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, एक वेरिएबल है हेल्थ नाम का जो कि प्राइवेट है, पर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूं। मैं इसको डायरेक्टली तो ऐसे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, पर मेरे पास एक तरीका अब आ गया जो कि है गेटर। अगर मैं यहाँ पे गेट हेल्थ कर दूंगा तो मैं इसको ला पाऊंगा। मैं यहाँ पे ला सकता हूँ ना यार, कि यार अगर मैं बोलूँ कि सी आउट, मैंने बोला रमेश की हेल्थ कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे रमेश हेल्थ इज, कैसे पता लगेगा, गेट हेल्थ कर दूंगा। सिंपल यार, कैसे करूँगा गेट हेल्थ, जैसे मैंने एक्सेस का बताया डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर पाओगे। तो मैंने क्या बोला रमेश डॉट गेट हेल्थ। तो आपने इस गेटर का यूज करके अपना काम कर दिया। अब मैं इसको अगर रन करूं तो आप यहाँ पे भी हेल्थ आप प्रिंट कर रहे हैं, तो इसके द्वारा गेटर के द्वारा आप प्रिंट कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया गेटर में और इसको मैंने रन कर दिया। तो देखो, आपने बोला रमेश की हेल्थ जो है वो 1 है, यहाँ पे आपने ये 1 कर दिया, मतलब वो आपकी गार्बेज वाली पड़ी हुई है। सेम यहाँ पे प्रिंट हुआ, यहाँ पे आपकी 1 आ गई। भैया मैं सेट करना चाहता हूँ, मैंने बोला सेट करना चाहते हो, सेट करने की भी सेम गेम है यार। आपने बोला रमेश, यहाँ पे सेटर का यूज कर लिया, सेट हेल्थ कितनी सेट करना चाहते हो, 70 सेट करना चाहता हूँ। चलो, या आपने यहाँ पे सेटर का यूज कर लिया, इसको मैं रन कर देता हूँ एक बार, तो आपकी वैल्यू 70 आ गई। बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग में जो थी 1 थी, आपने सेट कर दी 70 और फिर 46 लाइन पे आपने प्रिंट किया तो ये 70 आ गई। बहुत बढ़िया। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि यार कोई भी वैल्यू, अगर कोई भी डेटा मेंबर अगर प्राइवेट है आपकी क्लास के अंदर, जैसे कि इस केस में हेल्थ जो है वो प्राइवेट था, अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं, इसको सेट या गेट करना चाहते हैं, तो भैया गेटर और सेटर के द्वारा
आप इसको रीड कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया गेटर और सेटर वाला। गेट वाला तो सिंपल है, आपको समझ में आ रहा है क्या, मैंने सिंपल गेट हेल्थ बोला, ये फंक्शन कॉल कर दिया, और यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल कर दिया ऐसे कैसे, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके, डॉट ऑपरेटर का यूज़ कर फंक्शन कॉल करिए, मेरे को रिटर्न हो गया हेल्थ। तो ये मैंने फेच कर लिया, इसको मैंने प्रिंट करा लिया, जो मैं शो करना चाहता हूँ मैंने कर दिया। अगर मैं सेट करना चाहता हूँ, सेटर के यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, मैंने बोला कोई भी कंडीशन अगर आप लगाना चाहते हैं, अगर मैंने बोला कोई भी कंडीशन, गेटर किस लिए, सिंपल फेच करने के लिए, यहाँ पर तो कोई इशू नहीं होने वाला, फेच करो रीड कर रहे हो बेसिकली आप, है ना। सेटर किस लिए, मैंने बोला यहाँ पे आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो एक्स्ट्रा, कि यार लेट्स से कि मेरे को चेक करना है कि सिर्फ यूजर ए ही इसको चेंज कर पाए, यूजर ए ही हेल्थ को सेट कर पाए, कोई और ना कर पाए। तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे बोल दिया यार कि यार यहाँ पे कोई आपका कैर नेम आ गया होगा, और मैंने यहाँ पे सिंपल चेक कर लिया कि यार इफ़ आपका जो नेम है वो किसके इक्वल है, वो ए के इक्वल है, तो सिर्फ वही चेंज कर पाए, वही से चेंज कर पाए इसको। ऐसा मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं, इसको अभी इग्नोर करते हैं, ठीक है, और ठीक है इसको इग्नोर करते हैं। बट आप लॉजिक समझ गए कि मैं कोई भी कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ, मैंने कोई पासवर्ड लगा दिया कि यार ये पासवर्ड है, इस पासवर्ड का मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन में कोई कंपैरिजन कर लिया कि भाई ये पासवर्ड ऐसा होना चाहिए तभी मैं हेल्थ को चेंज करूँगा, तो वहाँ पे भी सेटर आपका काम आ जाएगा अगर आप कोई पासवर्ड का यूज़ करना चाह रहे हैं या कोई स्पेसिफिक कंडीशन आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि यार सेटर के फ़ायदे तो बहुत हैं, और अगर कोई चीज़ प्राइवेट मार्केट है तो मैं भाई सेटर का यूज़ तो मैं भाई गेटर का यूज़ करके उसको रीड कर सकता हूँ, ठीक है। ये गेटर सेटर वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया कि ठीक है भैया ये भी नॉर्मल सा ही लग रहा है, आप तो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती जा रही है। अभी तक आपने सीख लिया क्लास कैसे बनाते हैं, अभी तक आपने सीख लिया ऑब्जेक्ट कैसे इंस्टेंशिएट करते हैं, हमने देखा ना यहाँ पे हीरो रमेश लिखा तो ये हमारा हीरो टाइप का एक ऑब्जेक्ट बन गया। फिर हमने सीख लिया कि यार एक्सेस मॉडिफायर्स क्या क्या होता है, पब्लिक सीख लिया, प्रोटेक्टेड सीखने वाले हैं, प्राइवेट सीख लिया, फिर हमने साइज वगैरह भी देख लिया था यार, और उसके बाद हमने गेटर सेटर वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, बहुत बढ़िया। मैंने बोला यार जब हम हीरो रमेश लिखते हैं तो क्या होता है, इसको समझते हैं एक बार, इसको समझते हैं एक बार। मैंने क्या लिखा, हीरो रमेश, और हीरो में होता क्या है, मैंने बोला हीरो जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, हेल्थ, सिर्फ एक ही चीज़ बोल, अभी एज्यूम करके चल रहे हैं, एक हेल्थ होता है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हेल्थ होता है और लेवल होता है, दो चीज़ें लिखी हुई है, एक हेल्थ वाली फील्ड होगी, एक लेवल वाली फील्ड होगी, ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। तो जब आप हीरो रमेश लिखते हैं तो इन शॉर्ट बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है, मेमोरी के अंदर आप दो ब्लॉक एलोकेट करवा लेते हैं अपने आप को, एक इंटीजर टाइप जो कि हेल्थ को दर्शा रहा है कि भैया ये इंटीजर है, और एक कैर टाइप जो कि आपके लेवल को दर्शा रहा है, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे दी हुई है। तो मेमोरी के अंदर आपने 4 बाइट जो है इस इंटीजर के लिए ले ली होगी, 4 बाइट, और आपने इस कैरेक्टर के लिए 1 बाइट ले ली होगी। इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे रमेश का साइज प्रिंट कराने जाऊँगा तो मुझे क्या पता लगेगा कि यार 4 है, ये 1 है, तो 4 + 1 जो है वो 5, तो मेरा साइज 5 आना चाहिए। लेट्स सी, यहाँ पे गया, मैंने बोला सी आउट, और यहाँ मैंने बोला कि यार साइज ऑफ रमेश इज, अभी कुछ तूफानी होने वाला है देखना। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने अपना रमेश एज एन इनपुट पैरामीटर दे दिया, और ये साइज प्रिंट करेगा, हमें लग रहा है 5 आंसर आएगा, हमने इसको रन कर दिया, ये तो 8 आ रहा है, ये तो 8 आ रहा है। यहाँ पर इस 5 की जगह ये क्या आ गया, ये 5 की जगह 8 आ गया। अच्छा, ये तो समझ में नहीं आया भैया। अगर यहाँ पे 2 इंटीजर थे तो आपने बताया था कि यार अगर एक इंटीजर ये था, एक इंटीजर ये था, तो आपने दिखाया भी था कि यार ये 4 + 4 8 आंसर आ गया, पर यहाँ 4 + 1 5 क्यों नहीं आया। अच्छा, तो यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क हम सेट कर रहे हैं, ठीक है, इसको आपको पढ़ के आना है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, एक तो आपको पैडिंग के बारे में पढ़ना है कि यार पैडिंग क्या होती है, और फिर आपको पढ़ना है ग्रीडी अलाइनमेंट के बारे में, ग्रीडी अलाइनमेंट क्या होता है, ठीक है। ये वो चीज़ें यार जो आपके पेड कोर्सेज के अंदर भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर पढ़ना कि ग्रीडी अलाइनमेंट क्या चीज़ होती है और ये पैडिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो आपने एक बार ये पढ़ लिया तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने आज तक कभी किसी ऑनलाइन टेस्ट में नहीं देखा है, बट मुझे लगता है कि ये किसी ना किसी दिन कोई ना कोई पूछ लेगा, और मुझे आता होगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको ये होमवर्क में करना, आपका पहला होमवर्क यहाँ से शुरू होता है। बहुत बढ़िया। तो अब तक हमें समझ में आ गया यार कि ठीक है, हमें क्लास आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, हमने फंक्शंस देख लिए, गेटर सेटर देख लिए, हमने एक्सेस मॉडिफायर्स देख लिए, ठीक है। अभी जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, मैं इस पूरे को कमेंट आउट करता हूँ फटाफट से, कमेंट आउट कर दिया। अब मैंने बोला कि ये जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ कि यार हीरो ए, मैंने पहला जो हीरो क्रिएट कर लिया है, ये कैसे क्रिएट किया है, मैंने स्टैटिकली क्रिएट किया है, स्टैटिक एलोकेशन है ये, ठीक है।
मैं डायनामिक एलोकेशन का यूज़ करके भी कर सकता हूँ, ठीक है, वो करके दिखाते हैं आपको। तो जब डायनामिक एलोकेशन की बात होती थी, डायनामिक एलोकेशन की बात जब होती थी, तो आपका ऐसा कुछ याद आ रहा है कि भैया एक हम इंट अगर बनाते हैं डायनामिकली, तो इंट स्टार आई इज इक्वल्स टू न्यू इंट, ऐसे करके बनाते थे। इस केस में क्या होता था कि यार एक आई नाम का ये स्पेस मिल गया और ये आपने एक नया इंटीजर क्रिएट कर लिया, 710, मतलब कोई भी एड्रेस पे पड़ा हुआ है, ये 4 बाइट का है जी, और आपने इस एड्रेस को इसमें स्टोर कर लिया। तो बेसिकली आपने ये एक पॉइंटर बना लिया इंट टाइप का, और ये जो मेमोरी है इंट की, ये हीप के अंदर एलोकेट हुई पड़ी है, ये हीप के अंदर एलोकेट हुई पड़ी है। तो इसको हमें इतना याद है कि यार इसी को हम कुछ कुछ डायनामिक एलोकेशन बोल दिया करते थे, ठीक है। उसी प्रकार अगर मुझे अपना खुद का एक हीरो बनाना है डायनामिक एलोकेशन के द्वारा, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ डायनामिकली अगर मुझे क्रिएट करना है, तो ये कैसे बनेगा? सिंपल है यार, मैंने क्या बोला कि मुझे हीरो टाइप का पॉइंटर दे दो, हीरो स्टार एच इज इक्वल्स टू न्यू हीरो, खत्म, ये करना है। जैसे ये लिखा था वैसे ये लिख दिया, चलो फटाफट लिखते हैं इसको। मैंने बोला हीरो और इसका नाम रख दिया बी इज इक्वल्स टू न्यू हीरो, खत्म। तो ये मेरा डायनामिकली यानी हीप में इसकी मेमोरी एलोकेट हुई होगी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो भैया ये आपका एक हीरो टाइप का पॉइंटर पड़ा हुआ है और ये आपकी हीप में एक मेमोरी एलोकेट हुई है। मान लेते हैं इसका एड्रेस 710 है, और अभी हमने जस्ट अभी आपने इसको अगर प्रिंट करा के देखा होगा साइज़ को, तो आपको पता लगा ये 8 बाइट का कोई साइज़ है और ये एड्रेस यहाँ पर स्टोर्ड है। तो ये बेसिकली हीरो टाइप का पॉइंटर इस हीप वाली मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा, सेम जैसा हमने ऊपर देखा। मैं इसको रन करके देखूंगा, एरर तो नहीं आ रहा, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आ रहा, बड़े प्यार से चल रहा है। अगर मैं ऊपर जाके सब कुछ दोबारा पब्लिक कर दूँ, लेट्स से कि मैंने जाके इसको पब्लिक कर दिया और मैंने अब सब चला दिया, या फिर छोड़ो जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। तो मैंने बोला कि एक बार लेवल जरा प्रिंट करा के दिखाओ। तो इस केस में लेवल कैसे प्रिंट करेंगे? ए डॉट, हमने क्या बोला, सी आउट लेवल, ए डॉट लेवल करके प्रिंट करा लेंगे यार। तो हम अगर मुझे हेल्थ प्रिंट करानी होगी तो मैं कैसे प्रिंट करा लूँगा, कैसे प्रिंट करा लूँगा? मैं बोलूँगा यार हेल्थ जो है वो ऊपर प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, और प्राइवेट के लिए मैं इसके गेटर का यूज़ कर लूँगा। तो मैंने क्या बोला, ए डॉट गेट हेल्थ, ठीक है। उसी प्रकार अगर मुझे इस डायनामिकली क्रिएटेड हीरो के लिए लेवल और हेल्थ प्रिंट कराना हो तो मैं करवा सकता हूँ। कैसे करवाऊंगा समझते हैं। मैनुअल चीज़ें बहुत आसान है। जैसे हमने यहाँ पे ये स्टैटिक वे में डिक्लेयर किया, हमने यहाँ पर डायनामिक वे में डिक्लेयर किया, तो मैंने यहाँ पे एक ही जगह क्या लिख दिया कि यार यहाँ पर स्टार बी और यहाँ पर भी स्टार डी रेफरेंस ऑपरेटर आपका बी, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का भैया? मैनुअल अभी समझ आ जाएगा यार। अगर मैं यहाँ पर लिख देता सिर्फ बी डॉट जो भी आपका फंक्शन है गेट हेल्थ, तो क्या ये सही होता? यार बी तो मेरा एड्रेस है ना, पॉइंटर था ना, तो अगर मैं बी लिखूंगा, बी का मतलब तो एड्रेस होता है। तो मैं चाहता हूँ अगर कि यार ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट तो इस एड्रेस पर पड़ा हुआ है, तो इस एड्रेस पर जब पड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, डी रेफरेंस करो। तो ये डी रेफरेंस कर दिया पहले और बाद में हमने इसके ऊपर ही फंक्शन कॉल मार दी, ये पॉसिबल है ना। तो दैट्स वाई हमने इसको इस प्रकार लिख दिया। मैंने बोला इस प्रकार तो लिख दिया, पर इसको एक और अच्छा तरीका लिखने का। तो जब भी आप ऐसा कुछ देखें ना यार कि इस प्रकार आपने कुछ लिखा है कि पहले डी रेफरेंस किया फिर डॉट ऑपरेटर यूज़ किया, इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं कि यार बी आपने एक एरो बनाया और इस गेट हेल्थ को कॉल कर दिया, ये आपकी ऑल्टरनेटिव इंप्लीमेंटेशन हो गई। तो मैंने इसको भी यहाँ पे लिख दिया और मैंने बोला बी एरो मार दिया, इसी प्रकार बी एरो मार दिया, बहुत बढ़िया। अब मैंने इसको रन कर दिया यार फटाफट। तो मुझे क्या दिखा कि यार पहले वाले का जो लेवल है वो क्या आ रहा है, इसको पहले यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं, यहाँ पे एक बार इनिशियलाइज कर देते हैं। तो मैंने क्या बोला कि यार तब चलो अभी देख लेते हैं पहले इसका लेवल क्या आ रहा है। ये कॉमा आ रहा है, गार्बेज वैल्यू स्टार्टिंग पड़ी होगी क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिट खुद कुछ डाला नहीं है, और हेल्थ जो है 1 आ रही है। अब जब बी अलग से क्रिएट किया है वो लेवल जो है वो देखो गार्बेज वैल्यू स्पेस पड़ा हुआ है और हेल्थ जो है वो 0 आ रही है। एक्सप्लिसिटली अगर मैं आपको कुछ डाल दूँ, मैं बोलूँ यार बी यहाँ पे सेट कर दिया आपने लेवल, क्या लेवल डाला मैंने, मैं बोला ए डाल दो। इसी प्रकार मैंने बोला सेट कर देता हूँ हेल्थ को, क्या हेल्थ डालूँ, मैंने बोला 70 डाल दो। सेम इसी प्रकार यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ बोलूँगा ए डॉट सेट हेल्थ, हेल्थ कितनी 80 डाल दो, और ए डॉट सेट लेवल, लेवल क्या डालो बी डाल दो, चलो ऐसा करो, ठीक है। अब अगर मैं रन करके देखूँ तो आंसर सही आएगा, रन करते हैं तो बहुत बढ़िया, अब आंसर बिल्कुल हमारा सही आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दोनों और ये दोनों सिमिलर आ रहे हैं। तो 2 तरीके आपको इसको एक्सेस करने के यार, इसके डाटा मेंबर्स को, तो आप इन दोनों तरीकों से या तो एरो का यूज़ कर लें या फिर डी रेफरेंस करके डॉट ऑपरेटर का यूज़ कर लें। इन दोनों के द्वारा ही
आप एक्सेस कर पाएंगे डेटा मेंबर्स को। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि यार स्टैटिक एलोकेशन के द्वारा कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ और डायनामिक एलोकेशन के द्वारा कैसे मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। ये दोनों चीजें आपको अब समझ में आ चुकी हैं। अब थोड़ा और बिहाइंड द सीन्स हम बात करने वाले हैं। वहां जाने से पहले एक बार फटाफट से एक बार इसे कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे गए, हमने बोला कि यार एक हीरो बनाओ, हीरो इसका नाम हमने रख दिया हीरो रमेश। चलो, ऐसा हमने रमेश एक हीरो बना दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसको जब मैं ऐसे लिखता हूँ हीरो रमेश, तो हो क्या रहा है ये समझते हैं एक बार। मैंने लिखा हीरो, यहाँ पे रमेश, तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, कंपाइलर क्या कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, ये समझना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं, सबसे पहले एक चीज कॉल होती है, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने निकलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि यार हीरो टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना दो, उसका नाम रमेश रख देना, तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है भैया, मैं समझाता हूं। कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी आपको बताते हैं। मैंने बोला कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि भैया ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे इन्वोक होता है। ठीक है, मैंने बोला इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता यार, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। और अभी हम जो कंस्ट्रक्टर को देखने वाले हैं उसमें कोई इनपुट पैरामीटर भी नहीं होता। बहुत बढ़िया। तब मैंने क्या बोला कि यार यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अभी के लिए अगर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले से एक होता है, मुझे बनाने की नीड नहीं पड़ती, तो यहाँ पे कायदे से क्या हो रहा होगा, जब भी हीरो रमेश में लिखता हूँ तो बिहाइंड द सीन यहाँ पर ऐसा कुछ कॉल हो जाएगा जहां पर लिखा होगा रमेश डॉट हीरो। तो रमेश ऑब्जेक्ट का आपने हीरो वाला फंक्शन कॉल कर दिया, ये चीज हमें समझ में आ रही है यहाँ पे। बट अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो हीरो जैसा फंक्शन तो कोई बना ही नहीं हुआ। तो दोस्त जब भी आप क्लास लिख लेते हैं, आपने क्लास यहाँ पे लिख ली पूरी, तो डिफॉल्ट ही आपका जो भी क्लास का नाम होगा उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज डिफॉल्ट ही आपकी क्रिएट हो जाएगी, जो कि अभी दिख नहीं रही है। आप चाहें तो खुद बना सकते हैं बट अभी दिख नहीं रही है। तो कायदे से क्या हो रहा है, जब भी आप ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि हीरो रमेश, तो आपका रमेश डॉट हीरो वाला जो कॉल है वो हो रहा है, इन्वोक हो रहा है। समझ में आई? तो हमने जैसे हीरो रमेश लिखा लाइन 38 पे, तो भैया ये कंस्ट्रक्टर जो कॉल हो गया। अभी तो मैं नहीं दिख रहा, बट हम चाहे तो हम खुद बना सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी भी देख ली हमने इसकी कि भैया ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे इन्वोक होगा, कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होगा, कोई इनपुट पैरामीटर भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया। मैं इसको लिखना चाहता हूँ खुद, मैंने क्या बोला ठीक है लिख लेते हैं, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, नाम भी सेम है, नाम सेम है, बढ़िया। ऐसे करके मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिख दिया। चलो अब मैंने क्या लिख दिया इसको कि भैया मैंने अपना खुद का एक कंस्ट्रक्टर यहाँ बना लिया है। और मैंने क्या बोला कि सिंपल इसमें सी आउट स्टेटमेंट डालता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। बहुत बढ़िया। अब मैंने इसको फटाफट से क्लियर कर लिया और हमने क्या स्टेटमेंट लिखी, अगर आप ध्यान से देखें, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, तो हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी है हमारे मेन फंक्शन में। क्या किया उसमें, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड स्टैटिकली। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मैंने क्या बोला, जब भी आप हीरो रमेश ऐसे लिखेंगे तो आपका इस प्रकार की एक कॉल जाती होगी, रमेश डॉट हीरो करके। ठीक है, तो उस कायदे से आपका ये वाला फंक्शन या फिर एक कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। मैंने इसको रन कर दिया, तो देखो ध्यान से कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो गया। बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा समझते हैं स्कोप को, कि मैं इससे पहले एक बार हाई प्रिंट कर लेता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए कि कब क्या हो रहा है, और इसके होने के बाद मैं हेलो प्रिंट कर लेता हूँ। बिल्कुल डेप्थ में जाके समझ रहे हैं हम चीज़ों को यार, कि फ्लो वाइज कौन सी चीज़ पहले कॉल होती है, कौन सी चीज़ बाद में कॉल होती है। मैंने इसको रन कर दिया, तो देखो पहले आपका हाई कॉल हुआ, यानी पहले लाइन 44 एग्जीक्यूट हुई, फिर आपने 45 लाइन पे हेलो हीरो रमेश लिखा, फिर आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, यानी हीरो रमेश लिखने पर आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और फिर आप लाइन नंबर 46 पे आए जहाँ पे आपका हेलो प्रिंट हो गया। बहुत बढ़िया, तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, हम सही सोच रहे हैं, हीरो रमेश लिखने पर आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। बहुत बढ़िया, इन लाइन्स को हटाते हैं फटाफट। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि हम इस प्रकार अगर ऑब्जेक्ट बनाए तो हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर मान लो मैंने डायनामिकली बनाया होता, तो क्या होता, हीरो स्टार h इज इक्वल्स टू न्यू हीरो, ऐसा कुछ लिख दिया, इसको रन कर दिया। यहाँ पर ये छोटा h नहीं बड़ा h लिखना है, इसको मैंने रन कर दिया। तो ध्यान से देखो, 2 बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, एक बार स्टैटिक के लिए, एक बार डायनामिक के लिए। तो चाहे स्टैटिकली एलोकेट कराओ या डायनामिकली क्रिएट कराओ, दोनों ही केस में आपका सेम कंस्ट्रक्टर ही कॉल होने वाला है। बहुत बढ़िया।
ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। अगर मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा तब भी सेम चीज़ रहेगी यार, मैं इसको रन कर दूंगा तो भी सेम चीज़ ही हो रही है। तो आप इस प्रकार भी क्रिएट कर सकते हैं और आप बिना ब्रैकेट के भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या सीख लिया, हमने जस्ट अभी सीख लिया कि यार एक बिना पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर आप कैसे बनाते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो आप कैसे बनाते हैं। ये बात आपने समझ ली अब तक। और हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि यार जैसे ही हमने ये वाला कंस्ट्रक्टर लिख दिया तो जो इनबिल्ट जो पहले से ही क्लास लिखने में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता होगा वो अपने आप हट जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जैसे हम अपनी खुद की कंस्ट्रक्टर की इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे लिख देते हैं तो जो सिस्टम ने या कंपाइलर ने बनाया था आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो अपने आप बंद हो जाएगा भाई, वो कॉल नहीं होगा, वो गायब हो गया, मृत्यु हो चुकी है उसकी। अब तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, जो आप लिख देंगे वही एग्जिस्ट करेगा। बढ़िया, ठीक है, इसको हमने क्लियर कर दिया। तो हम बात करते हैं, ठीक है भैया ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक और सेकंड चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, एक और टाइप का कंस्ट्रक्टर, इसको मैं बोलता हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या मतलब है, क्या समझ में आ रहा है? ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होंगे, ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना लिया यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो मैं कुछ पैरामीटर के साथ कंस्ट्रक्टर बनाने वाला हूँ। मैंने बोला कि यार इसके अंदर आपका हेल्थ आ गया, ठीक है, और आपने लिख दिया कि भैया इस वाली हेल्थ में डालना है, तो मैंने लिख दिया हेल्थ इज इक्वल्स टू हेल्थ, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है यार, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही भैया। जब मैं लिखता हूँ हेल्थ इज इक्वल टू हेल्थ, क्या चीज़ है यार ये, मतलब मैंने उसी चीज़ में उसी चीज़ को डाल दिया। तो यहाँ समझते हैं, हम फंस जाएंगे। यहाँ पे एक और मैं आपको नई चीज़ सिखाने वाला हूँ जिसको हम बोलेंगे दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड, ठीक है। तो जब इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है कि जब आपका मान लो इनपुट पैरामीटर का भी नाम वही है और आपका जो ये डाटा मेंबर है इसका नाम भी वही है, तो आप फंस जाओगे यार। अगर हमें वेरिएबल स्कोपिंग याद हो तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे जैसे हम हेल्थ को एक्सेस कर रहे हैं तो ये कौन सी हेल्थ की बात करेगा, जिसका स्कोप सबसे नज़दीक होगा। तो यहाँ पर इस वाली हेल्थ का स्कोप सबसे नज़दीक है। तो इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं कि यार ये एक डब्बा है हेल्थ, ऐसा करके छोटा है चाहिए, आपने क्या किया इस डब्बे के अंदर इसी की ही वैल्यू को डाल दिया। मान लो अगर यहाँ 3 पड़ा हुआ है तो आपने 3 को उठा के वापस इसी के अंदर डाल दिया। ये हमारी लाइन नंबर 19 कर रही है। बट हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लाइन नंबर 8 पे जो हेल्थ है उसके अंदर लाइन नंबर 18 पे जो हेल्थ है उसकी वैल्यू डल जाए, है ना। ये हम चाहते हैं कि यार ये एक ऑब्जेक्ट है रमेश, रमेश के अंदर ये कोई डब्बा है जिसका नाम है हेल्थ। अब ये कोई हेल्थ है जो मेरे फंक्शन में इनपुट में आया है, मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू उठ के इस डब्बे में चली जाए, ये मैं चाहता हूँ। बट हो क्या रहा है कि ये जो हेल्थ है इसी की वैल्यू को वापस इसी में डाल रहा हूँ मैं, अभी जो मेरी इंप्लीमेंटेशन है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा दिस कीवर्ड का बहुत फ़ायदा होने वाला है। हम समझेंगे होता क्या है। मैंने क्या बोला, जो भी आपका करंट ऑब्जेक्ट होता है, जो भी आपका करंट ऑब्जेक्ट होता है, हमारे केस में करंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, रमेश, उसका एड्रेस जो होता है ना यार, उसका जो एड्रेस होगा वो कहाँ स्टोर होता है, वो दिस के अंदर स्टोर होता है। अच्छा, तो यानी कि एक डब्बा है उसका नाम है दिस और उसके अंदर कोई एड्रेस स्टोर्ड है, वो एड्रेस किसका है, ये आपको जो रमेश है इसका एड्रेस है यार वो। तो यानी कि ये पॉइंटर है, इसका मतलब दिस इज़ अ पॉइंटर, जो कि कहाँ पॉइंट कर रहा है, आपके करंट ऑब्जेक्ट पे। ये करंट ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है अभी समझ लेते हैं। जहाँ से हमने कॉल मारी है ना यार, अगर हम यहाँ से ऐसा कॉल मार दें कि यार रमेश डॉट गेट हेल्थ, ऐसा, तो मेरा करंट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रमेश हो गया। या फिर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो कौन सा ऑब्जेक्ट, रमेश वाला, तो करंट ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रमेश हो गया। तो रमेश का जो एड्रेस है वो इस दिस पॉइंटर के अंदर स्टोर्ड होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि यार इस वाले डब्बे के अंदर इस वाले डब्बे की वैल्यू को डाल दो, तो कायदे से क्या है, आप बोल रहे हो रमेश के हेल्थ के अंदर ये वाली हेल्थ डाल दो, तो रमेश की हेल्थ कैसे निकलेगी, दिस पॉइंटर का यूज करके। आपने क्या बोला, दिस हेल्थ, ये रमेश की हेल्थ है भाई, इस डब्बे को दर्शा रहा है ये, और इसके अंदर आपने ये वाली हेल्थ डाल जो इनपुट में आई है, इसको आपने ऐसे लिख दिया। तो इस प्रकार आपने दिस पैरामीटर का यूज कर लिया और आपने बोला दिस हेल्थ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपने इसको कन्फ्यूजन को दिस कीवर्ड का यूज करके बिल्कुल खत्म कर दिया, बहुत बढ़िया। ये चीज़ समझ में आ चुकी है। मैंने जब बोला दिस इज अ पॉइंटर, उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, सिंपल है, मैंने यहाँ पे रमेश का एड्रेस प्रिंट कर दिया, एम्परसेंट रमेश, ठीक है, ऐसे होता है। और मैंने जहाँ कंस्ट्रक्टर है यहाँ मैंने दिस को प्रिंट कर दिया, या फिर मैंने इसको लिख दिया दिस। अब मैंने इसको रन कर दिया, हमें क्या दिखा
कि यार सिंपल सी चीज़ है, यहाँ फटाफट से जाते हैं। एड्रेस ऑफ रमेश कंस्ट्रक्टर कॉल्ड तो हो गया, हमने ढंग से लिखा नहीं क्या, इंट हेल्थ। अच्छा, इसके अंदर हमें एक वैल्यू देनी है, बहुत बढ़िया, क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना ये, इसके अंदर इनपुट में हेल्थ दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इनपुट में दे दिया, मैंने बोला कि इनपुट में 10 हेल्थ दे दो यार फटाफट। अब चलाते हैं। तो दिस की वैल्यू आ रही है ये, और आपके रमेश का एड्रेस है ये, दोनों की दोनों सेम है। अब समझ में आई आपको, जब मैं आपको बोलता हूँ कि यार दिस का क्या मतलब है, ये भैया करंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करता है, तो आपने देखा करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है, ये है, और दिस के अंदर क्या पड़ा है, दिस के अंदर भी यही पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो अगर आप किसी भी करंट ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को या फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप दिस को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दिस के अंदर उसका एड्रेस पड़ा, दिस इज अ पॉइंटर टू द करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज़ हम समझ चुके हैं, ये हमें बहुत आसान लग रहा है अभी। तो हमने जब बोला कि यार हम एक पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो स्टैटिक वे में इस प्रकार होगा, डायनामिक वे में आपने यहाँ पास कर दिया। इसको रन कर लेते हैं एक बार। सही चल रहा है सब कुछ, सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार चीज़ें काम कर रही हैं। मैंने बोला कि यार इसको तो मैं एक और तरीके से बना सकता हूँ। मान लो कि मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया ये वाला, और यहाँ मैंने इंट के साथ साथ इसका लेवल भी पास कर दिया ऐसा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि यार, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि यार दिस लेवल इज इक्वल्स टू लेवल। बहुत बढ़िया। तो जब मैं दिस लेवल बोलता हूँ तो वो इस ऑब्जेक्ट के लेवल की बात कर रहा है, और जब मैं ये वाला लेवल बोलता हूँ तो वो इस वाले लेवल की बात कर रहा है। समझ में आई? तो हमने ऑब्जेक्ट के लेवल के अंदर इनपुट वाले लेवल की वैल्यू को कॉपी कर दिया। बहुत बढ़िया। इसको अगर मुझे यहाँ पे क्रिएट करना तो मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? मैं बोला हीरो टेम्प, कोई भी नाम रख दिया मैंने, और इसके अंदर दो वैल्यूज पास कर दी। पहली वैल्यू क्या है? पहली वैल्यू हेल्थ है, दूसरी वैल्यू लेवल है। बहुत बढ़िया। तो मैंने हेल्थ पास कर दी 22 और लेवल पास कर दिया यहाँ पे बी। रन कर लेते हैं, कुछ फटा तो नहीं, सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे किसी के लिए एक बार उसका प्रिंट फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, रमेश डॉट प्रिंट। इसी प्रकार मैंने बोला एच प्रिंट, इसी प्रकार मैंने बोला टेम्प डॉट प्रिंट। ठीक है, अब मैं इनको फटाफट कॉल कर देता हूँ। एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यूज पड़ी हुई यार, इन दोनों केस में कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये कुछ गार्बेज प्रिंट हो गया, इसमें ये कॉमा, यहाँ पे ये स्पेस, और इसमें हमने बी तो पास कर रखा, तो हमारा बी प्रिंट हो गया, क्योंकि हमारा प्रिंट फंक्शन जो है वो सिर्फ लेवल प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। हमें समझ में आ गया कि यार किस प्रकार डायनामिक एलोकेशन होता है, और ये दिस कीवर्ड क्या होता है, और एक कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है, और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ पे अगर पैरामीटर में डिफरेंसेस लाता जाऊँ तो मैं मल्टीपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना सकता हूँ। मुझे बस एक बात समझनी पड़ेगी कि जहाँ मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया खुद से, वहाँ पे मेरा जो इनबिल्ट या जो अपने आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है क्लास लिखने के बाद, वो अपने आप डाई कर जाएगा। लेट से यहाँ पे मैं डिफॉल्ट वाला हटा देता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वाला जो कि ये था, इसको मैंने हटा ही दिया, एग्जिस्ट नहीं करता ये। तो क्या मेरा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो खुद से बनता है वो होगा? मैंने बोला नहीं होगा। रन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आके सिंपल सा ये लिख दूँ कि एक हीरो बना दो यार, एक हीरो बना दो टी नाम से, तो क्या वो बनेगा? इसके लिए क्या होगा? इसके लिए आपका बिना पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और यहाँ पे तो वो है ही नहीं, हमने तो 2 पैरामीटर वाले बना रखे हैं। तो भैया वो डिफॉल्ट वाला पड़ा होगा ना पहले से जो आपने बताया था। मैंने बोला नहीं पड़ा होगा यार, एरर आ गया। तो आप एक भी कंस्ट्रक्टर की कस्टम इंप्लीमेंटेशन जब लिख लेते हैं तो भैया डिफॉल्ट वाले जो ऑलरेडी पहले से बने होते हैं, जो सिस्टम कंपाइलर आपका बना के देता है, वो मृत्यु हो जाती है, वो खत्म हो जाते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ध्यान रखें, जैसे ही आप अपना खुद का कंस्ट्रक्टर लिख देंगे तो जो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वे में बना पड़ा होता है खुद से, वो सब अपने आप हट जाएगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आपको 2 चीज़ अब तक समझ में आ चुकी है। पहला कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है, दूसरा आपने समझ लिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की और। तो 2 चीज़ें हमने अब तक देख ली यार। हमने बात करी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में और हमने बात कर ली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, अब मैं तीसरी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ और इसका नाम है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कायदे से आपको समझ में आ रहा होगा, एक तो कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात हो रही होगी यार, है ना। कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम की बात हो रही है, और कॉपी है तो आप ऑब्जेक्ट कॉपी करना चाह रहे होगे। कॉमन सेंस वाली बात है, कॉपी मतलब कॉपी होता है, इसमें मैं क्या समझाऊंगा, है ना। तो हमने क्या बोला कि यार मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ। सो लेट से मैं इस पूरे को एक बार हटाता हूँ यहाँ से फटाफट। इसको मैंने नीचे किया फटाफट, और मैंने आपको क्या बोला कि मैंने एक हीरो बना दिया। एक हीरो मैंने बना दिया जिसका नाम क्या रख दिया मैंने, हीरो। हीरो क्या नाम रख दिया इसका मैंने? इसका नाम रख दिया रमेश। सुरेश रख लेते हैं इस बार,
सुरेश। तो ये सुरेश मैंने बना लिया। और सुरेश एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ से हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो था, सिंपल कंस्ट्रक्टर था, उसको हटा दिया है। उसको वापस ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ हमने सिंपल अपना लिख दिया यार, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड या सिंपल कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। ये हमने बोला और यहाँ पे हमने सही चल रहा है। अब ये आ गया। अब मैंने क्या बोला, सुरेश की जो हेल्थ है वो डाल दो यार, सुरेश डॉट सेट हेल्थ। इसके 70 डाल दी मैंने हेल्थ। और सुरेश का लेवल सेट कर देते हैं। सुरेश का जो लेवल है वो लेवल है सी, ठीक है। तो ये इसमें कुछ चीज़ें मैंने सेट कर दी। या फिर ये सब छोड़ो, अगर मैं सिंगल लाइन में करना चाहता तो मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके मैं कर सकता था सुरेश, और इसके अंदर वैल्यूज डाल दी मैंने क्या, 70 और सी, ऐसे भी कर सकता था। तो ये सब हटाओ, राम कहानी को हटाते हैं और हम चलते हैं आगे। अब मैंने क्या बोला कि ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। एक ऑब्जेक्ट मैंने लाइन नंबर 53 पे क्रिएट कर लिया। अब मैंने क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट में बनाने गया, मैंने लिखा हीरो, इसका नाम क्या लिखा, रितेश। और रितेश में मैंने बोला कि यार ये कॉपी कर दो सुरेश को। ओके, तो इन शॉर्ट यहाँ मैंने क्या बोला कि यार चलो मैं समझाता हूँ क्या बोला। मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कुछ बोल दिया। मैंने यहाँ पे ये बोल दिया कि यार रितेश की जो हेल्थ होगी वो किसके इक्वल होगी, सुरेश डॉट हेल्थ के। और रितेश का जो लेवल होगा वो किसके इक्वल होगा, सुरेश डॉट लेवल के। तो इन दोनों लाइन को मैंने बेसिकली कहा है इसके द्वारा कि यार एक रितेश नाम का, इसका नाम अच्छा करते हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, इसको आर कर देते हैं, आर आर आर। तो मैंने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट बनाओ आर नाम का जिसके अंदर सारे डेटा मेंबर को कॉपी कर देना सुरेश वाली वैल्यूज के साथ। तो इस पूरे को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। अगर मैं यहाँ पे हटाऊं और यहाँ मैं प्रिंट करूं कि यार प्रिंट करना एक बार आर को, आर डॉट प्रिंट, तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पे सुरेश को प्रिंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार फटाफट से प्रिंट के अंदर दो चीजें प्रिंट कराता हूँ, सी आउट, अगर कंफ्यूजन होती है कौन सी हेल्थ की बात हो रही है तो अपना दिस लिख लिया करो यार, है ना, कि यार अभी वाले ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिस लिख लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको रन कर दिया। क्या दिक्कत आ रही है, सेमीकोलन डालना है। अब मैंने इसको रन कर दिया, ये मेरा प्रिंट फंक्शन है। अब मैंने यहाँ पर एक ये सुरेश क्रिएट किया, इसको मैं एस कर देता हूँ और इसको मैं एस कर देता हूँ और इसको मैं एस कर देता हूँ, बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने एस क्रिएट कर दिया, एस को प्रिंट करा रहा हूँ। फिर मैंने आर क्रिएट कर दिया, आर को प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। रन करता हूँ तो इसके अंदर वैल्यू मैंने डाली थी एस के लिए 70 और सी, और आर के अंदर भी अगर ध्यान से देखो तो आर के अंदर भी सेम वैल्यूज आ चुकी है। तो जब मैं इस प्रकार की स्टेटमेंट लिखता हूँ लाइन नंबर 58 पे, तो मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है भैया, हमने तो यहाँ पे तीन चीजें बनाई है, एक तो सिंपल कंस्ट्रक्टर बना रखा है और ये दो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रखे हैं। तो जब आप एक क्लास लिखते हैं तो आपका इनबिल्ट एक और कॉपी कंस्ट्रक्टर अपने आप जनरेट हो जाता है, अपने आप जनरेट होता है, कुछ करने की नीड नहीं होती, अपने आप वो कॉपी कर देगा, ठीक है, अपने आप वो कॉपी कर देगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ध्यान से अगर देखें, आपने लाइन नंबर 54 में एक एस नामक हीरो बनाया है। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक उसकी हेल्थ पड़ी होगी और एक उसका लेवल पड़ा होगा। फिर आपने क्या किया, लाइन नंबर 58 पे एक आर नामक हीरो बनाया, एक हीरो बनाया, इसका नाम है आर। इसके अंदर भी दो चीजें पड़ी हैं, यहाँ पे 70 पड़ा हुआ है, यहाँ पे सी पड़ा है। इसके अंदर भी दो चीजें पड़ी हैं, हेल्थ और लेवल। बट इसमें डालना क्या है, आपने जब इसको इस सिंटेक्स के द्वारा लिखा, आपने बोला कि यार इसमें एस पास कर दो, तो आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, दो की ये वैल्यूज को यहाँ पे कॉपी कर देगा। तो यहाँ पर भी 70 आ गया और यहाँ पर भी सी आ गया। इस प्रकार आपने, आपके कॉपी कंस्ट्रक्टर ने अपनी गेम खेल ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। भैया क्या मैं अपना खुद का कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख सकता हूँ? मैंने बोला हाँ भाई लिख सकते हो, चलो लिखते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसा लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर दोबारा, कंस्ट्रक्टर है तो सेम क्लास वाले नाम से, और यहाँ पे क्या पास करना है, अगर यहाँ पे देखो इनपुट में क्या पास किया आपने, तो आपने इनपुट में हीरो टाइप का ऑब्जेक्ट पास किया है, तो हीरो टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर दिया हीरो। यहाँ पे आपने बोल दिया हीरो, इसका नाम आपने कुछ भी दे दिया, टेम्पल बोल दिया आपने, चलो ठीक है, जो भी आपका मन करे आपने नाम दे दिया। और आपने यहाँ पे आके क्या बोला कि यार डिस्क जो हेल्थ है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, टेम्प की हेल्थ के। और आपने क्या बोला, डिस्क की जो लेवल है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, टेम्प के लेवल के।
टेम्प जो ध्यान से देखो स्टैटिकली एलोकेटेड है, तो भैया इसमें डॉट ऑपरेटर आएगा, ये किसके इक्वल, लेवल ऐसा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें कॉपी करवा दी इसके अंदर, ठीक है। थोड़ी सी गलतियाँ हैं, अभी भी एरर क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है ये समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे एम्परसेंड लगा देता हूँ तब क्या होता है, तब ये सही हो जाता है। बट अगर मैं एम्परसेंड यहाँ से हटा देता हूँ तब क्या होता है, तब यहाँ पे एरर आ जाता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार। तो मैंने एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसके अंदर जो है एक हीरो टाइप का मैंने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो, जब मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पे, जब मैं लिखता हूँ कि यार हीरो आर और यहाँ पे एस पास कर दिया, तो आपने जो ये पास किया है एस, ध्यान से अगर देखें तो यार ये तो पास बाय वैल्यू है, तो ये पास बाय वैल्यू है। पास बाय वैल्यू में आपको मैंने सिखाया था कि यार पास बाय वैल्यू में कॉपी बनती है, तो ये जो टेम्प बना है ये एक और नई कॉपी बनी है ना। एस की आपने कॉपी बनाने की कोशिश की है, और आप जब कॉपी बनाने की कोशिश करते हो तो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो, और ये तो कॉपी कंस्ट्रक्टर है। आप कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो, फिर आप वापस यहाँ पे टेम्प पे आ जाओगे, फिर टेम्प में कॉपी बनेगी, फिर ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो इन्फिनाइट ये लूप से में फंस गए आप। तो इससे बचने के लिए आप पास बाय वैल्यू की जगह पास बाय रेफरेंस अगर कर दो, तो आप कॉपी नहीं एग्जैक्टली एस वाला ऑब्जेक्ट ही भेजोगे। तो आपने एग्जैक्टली एस भेज दिया, बेसिकली सेम मेमोरी को आपने एस से भी दर्शा दिया और उसी मेमोरी को आपने टेम्प से भी दर्शा दिया। तो इस केस में सीधा आप यहाँ पे आ गए और यहाँ पे जो भी आपने काम करना था वो कर दिया। तो अगर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर में आप पास बाय वैल्यू करोगे तो भैया फंस जाओगे, और पास बाय रेफरेंस करोगे तो भैया जीत जाओगे। लॉजिक समझ में आ रहा है। अगर पास बाय वैल्यू करता तो मैं फंस जाता, कैसे फंसता दोबारा समझते हैं। देखो ये मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर है, अब जब भी मैं ऑब्जेक्ट कॉपी करने का ट्राई करूंगा मैं इस कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दूंगा। इसके अंदर मैंने क्या पास किया, इसके अंदर मैंने टेम्प वाला ऑब्जेक्ट पास किया। देखते हैं मैंने कॉल कैसे किया था इसको। मैंने बोला था कि यार एक आर टाइप का ऑब्जेक्ट बना दो जिसके अंदर एस डाला हुआ है, तो एस आपने डाला यहाँ। अब अगर ध्यान से देखो ये क्या गया है, ये गया है पास बाय वैल्यू, ये गया है पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू मुझे क्या पता है कि ये एस है, यानी कि एस बना पड़ा है ऐसा, और ये पास बाय वैल्यू गया, तो पास बाय वैल्यू में कॉपी बनती है। तो आपने टेम्प बनाया, जिसने ट्राई किया कि इसको कॉपी कर लूँ, टेम्प कॉपी करने गया, यानी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। जब ये कॉल होगा तो फिर दोबारा टेम्प लेने की कोशिश करेगा, टेम्प लेने की कोशिश करेगा, वो फिर दोबारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। अब ये कॉल हुआ तो इसने फिर दोबारा टेम्प लेने की कोशिश करी, तो भैया ये तो फंस गया। इस फंसने से बचने के लिए मैंने इसको पास बाय रेफरेंस कर दिया, यहाँ पे एम्परसेंड लगा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेम ही लोकेशन रहेगी, इसको एस भी बोल सकता हूँ, इसको टेम्प भी बोल सकता हूँ, ऐसा अलग से कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार आपने इस प्रॉब्लम को बचा लिया। तो आपसे करके पूछना है यार कि बाय रेफरेंस क्यों पास करते हो, तो आपको पता है कि अगर बाय रेफरेंस पास नहीं करूंगा तो यहाँ पे इनफाइनाइट गेम फंस जाएगा भाई, ये आपस में चीज़ें होती रहेंगी। तो इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको एम्परसेंड पास कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस कॉपी कंस्ट्रक्टर को रन करने का ट्राई करूँ तो मैं फिर से अपनी चीज़ें कर पाऊंगा, बढ़िया चल रहा है। भैया मैं कैसे मान लूँ कि आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। मैंने बोला कुछ नहीं है दोस्त, सिंपल सी चीज़ है, अपना प्रिंट करा लो, अपना प्रिंट करा लो यहाँ पे, और बोल दो कि यार कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। मैंने रन कर दिया, हुआ कॉल, देखा। एक चीज़ और ध्यान रखें, जब आप ना खुद का कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे, तो जो आपका डिफॉल्ट क्लास लिखने के बाद खुद जनरेट होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, वो अपने आप हट जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप जब आपने इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे लिख दी है तो जो पहले से कॉपी कंस्ट्रक्टर था वो अपने आप हट जाएगा, ठीक है। तो आपने अब तक क्या सीख लिया कि यार सिंपल कंस्ट्रक्टर किस प्रकार के होते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किस प्रकार के होते हैं, और कॉपी कंस्ट्रक्टर किस प्रकार के होते हैं। एक कॉन्सेप्ट और होता है यार, उसको समझेंगे हम एक बार। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है जिसको हम बोलते हैं डीप एंड शैलो कॉपी, ठीक है, शैलो एंड डीप कॉपी, ठीक है। हमने अभी तक कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में देख तो लिया, अपने अपना खुद का भी बना के देख लिया यहाँ पे कि यार कॉपी कंस्ट्रक्टर किस प्रकार बनाए जाते हैं। पर एक चीज होती है यार कि आपको जो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है ना यार, इसके बारे में पता होना चाहिए कि डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है वो शैलो कॉपी करता है। भैया शैलो कॉपी होता क्या है ये तो बताओ। मैंने बोला अभी समझ लेंगे, बहुत आसान चीज है, अभी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर एक नेम भी बोला था यार, तो वो नेम भी हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि यार कैर स्टार नेम, एक नेम का पॉइंटर रख लेता हूँ, और इसको बस मैं अपना यहाँ पर इनिशियलाइज करवा दूंगा जब भी मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यार नेम इज इक्वल्स टू न्यू कैर, और मैंने बोला 100 साइज का एक एरे एलोकेट करवा दिया मैंने। मतलब यहाँ पे लिखना चाहो, अगर आपने सोचा कि मैं ऐसे लिख दूँ भैया, मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिख दूँ तो यार ये थोड़ी गुड प्रैक्टिस नहीं होती, हम हीप पे एलोकेट करवा देते हैं, वहाँ पे स्पेस हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो हमने ऐसे डायनामिकली यहाँ पर लाइन नंबर 16 पे ये एरे एलोकेट करवा लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस प्रकार मैंने ये एलोकेट करवा लिया। अब मैंने क्या बोला ये देखते हैं।
यहाँ पे एक सेटर सेट कर लेता हूँ, पहले मैं सेटर क्रिएट कर लेता हूँ, सेट नेम। इसके अंदर क्या होगा, आपका एक नेम आ रहा होगा, ठीक है। उसको आप अपने करंट पॉइंटर के नेम में कॉपी करवा लेंगे। आप बोलेंगे strcpy, इसमें मैंने क्या किया, दिस जो मेरा यहाँ का नेम है करंट पॉइंटर का, उसको मैंने ये वाला नेम दे दिया। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई, ये आपने सेट कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको हटाऊं और यहाँ पे आपको बोलूं कि यार एक ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, हीरो 1 क्रिएट कर लिया आपने, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, मैंने बोला हीरो 1 की जो वैल्यू है हेल्थ की वो डाल दो 1 to 12, और मैंने क्या बोला, हीरो 1 की जो लेवल है वो डाल दो D, ठीक है। और हीरो 1 का जो नेम है वो क्या डालोगे, यहाँ पे एक नेम क्रिएट कर लो यार, कैर नेम 7, और यहाँ पे आपने डाल दिया बब्बर, ठीक है। और आपने नेम सेट कर दिया, ये वाला नेम पास कर दिया। यहाँ पे आपका ये नेम सेट हो गया, आपने हीरो 1 को प्रिंट करा लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शैलो कॉपी वाला आपको दर्शाने वाला हूँ मैं इसके द्वारा। तो आपने क्या किया, हीरो 1 क्रिएट कर लिया, उसके अंदर कुछ कुछ वैल्यूज डाल ली यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको प्रिंट करा लिया। रन करते हैं एक बार, प्रिंट कराने के लिए थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, इसको दिखने में अच्छा हो जाए। मैंने बोला सी आउट एंडल सी आउट नेम, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और यहाँ पे आपने नेम को प्रिंट करा लिया कि यार दिस नेम, कॉमा डाल दिया, कॉमा डाल दिया, और यहाँ पर भी आपने एक एंडल दे दिया। बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपका सेमीकोलन रह चुका है, आपने इसको रन कर दिया। तो आपका ये ध्यान से अगर आप देखेंगे तो और अच्छे से इसको लिख सकते हैं। ऐसे लिख दिया हमने इस प्रकार, और इसको मैंने रन कर दिया, तो ये दिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इसको इस प्रकार लिख दिया, तो आपका ये प्रिंट कर लिया आपने हीरो 1 को, कि ये हीरो 1 का नाम बब्बर है, हेल्थ 12 है और लेवल D है। बहुत बढ़िया, आपने हीरो 1 क्रिएट कर लिया। इसी प्रकार मैंने बोला कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करो, यूज डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करके ना एक और हीरो क्रिएट करो। अगर आपको डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करना है तो आपको जो खुद का कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रखा है उसको कमेंट करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। इसको मैंने हटा दिया तो डिफॉल्ट वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज होगा अब। तो इसको कैसे क्रिएट कर सकता हूँ मैंने बोला हीरो, और ये बनाया हीरो 2 और ब्रैकेट में मैंने डाल दिया हीरो 1, ठीक है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। एक और तरीका क्या हो सकता है, मैंने बोला हीरो 2 इज इक्वल टू हीरो 1, ये भी लिख सकता हूँ। दोनों ही केस में आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि यार इस प्रकार मैंने हीरो 2 बना दिया। जब मैंने हीरो 2 बनाया तो मैंने हीरो 2 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। रन करता हूँ क्लियर करके, मैंने रन किया, मुझे क्या दिख रहा है कि यार दोनों की दोनों चीजें बिल्कुल की बिल्कुल सेम है। बिल्कुल ठीक है, अभी तक चीज समझ में आ रही है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला हीरो 1 का नाम चेंज करो यार, हीरो 1 का नाम चेंज करो, हीरो 1 का नाम चेंज करो और G डाल दो शुरू में, ठीक है। जब मैंने हीरो 1 का नाम चेंज किया, मैंने बोला हीरो 1 को प्रिंट भी कराओ यार। अब क्या होगा, ठीक है। तो ये बब्बर था, अब ये गब्बर हो गया। बहुत बढ़िया। मैंने बोला एक बार हीरो 2 प्रिंट करा के देखना, यहीं पे कुछ गड़बड़ होगी, यहीं पे कुछ गड़बड़ होगी। रन करते हैं। ओ भाई साहब, जहां हीरो 2 का पहले नाम बब्बर था और हीरो 2 का नाम भी गब्बर हो गया। हमने चेंज तो सिर्फ हीरो 1 का नाम किया था ना, तो हीरो 2 का नाम कैसे चेंज हो गया गब्बर में? यही तो पंगा है। यहीं पर शैलो कॉपी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। अभी हमने क्या किया, हीरो 1 क्रिएट किया, उसको प्रिंट कराया, क्या आंसर आया, बब्बर। हमने हीरो 2 कॉपी कर लिया हीरो 1 से और प्रिंट कराया, उसका आंसर क्या है, बब्बर आया। फिर हमने हीरो 1 का नाम चेंज किया, ठीक है। तो हीरो 1 का नाम पहले बब्बर था, अब गब्बर हो गया। हमने हीरो 2 प्रिंट कर दिया, पहले बब्बर था, अभी बब्बर आने चाहिए, पर गब्बर कैसे हो गया? यहीं पे गेम फंसती है, यहीं पे गेम फंसती है। तो मैंने जब आपको बोला कि यार डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो शैलो कॉपी करता है, तो अब शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे हमने बोला कि यार नेम एक करेक्टर एरे है जिसके अंदर वैल्यूज पड़ी है बब्बर, ये BBAR, और फिर आपका नल करेक्टर इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या होता है, चलो मैंने क्या बोला कि ये मेरा हीरो 1 है, हीरो 1 है। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं यार, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। पहला तो आपका नेम है, फिर आपका हेल्थ है, और यहाँ आपका ये लेवल है, फिर ये आपका हीरो 2 है। यहाँ पर भी 3 चीज़ें होंगी यार, एक आपका नेम होगा, एक आपका हेल्थ होगा,
और एक आपका लेवल होगा। अगर हम ध्यान से ऊपर जाके कोड को देखें तो आपका जो नेम है वो एक कैश टाइप का पॉइंटर है। इन शॉर्ट इस डब्बे के अंदर जो इसका एड्रेस होगा, लेट्स से इसका एड्रेस 710 है तो वो 710 स्टोर होगा। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार जब आपने ये सारी वैल्यूज इसमें कॉपी कर ली तो भैया आपने यहाँ पर 710 कॉपी कर दिया है। तो जो आपने बोला कि यार हीरो वन का जो नाम है उसको चेंज करो, आपने जब ऐसे करके बोला था ना इसको जी कर दो, तो आपने इस बी को काट के यहाँ पे जी डाल दिया जो कि 710 पे है। और फिर जब आप बोलते हैं हीरो टू को प्रिंट करो तो वो प्रिंट करने कहाँ जाएगा, 710 पे जाएगा। जब वो 710 पे गया तो वहां तो गब्बर पड़ा हुआ है। इन शॉर्ट शैलो कॉपी में आपने क्या किया है, शैलो कॉपी में आपने क्या किया है कि सेम ही मेमोरी को आप एक्सेस कर रहे हो दो नाम से, कि यार इसका नाम हीरो वन डॉट नेम भी है और इसका नाम हीरो टू डॉट नेम भी है, दो नाम है। ठीक है, तो मेमोरी तो वही है, मेमोरी तो वही की वही है यार, है ना। आपने बस यहाँ पे 700 एड्रेस इसमें स्टोर कर रखा है, 700 एड्रेस इसमें स्टोर कर रखा है, इस प्रकार चीजें चल रही हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर ये गलती हो रही है। अगर मैं यहाँ पे डीप कॉपी कर देता, डीप कॉपी क्या होता है भैया, डीप कॉपी में क्या होता यार, इसी की ना एक और कॉपी बन जाती, BABBAR नल कैरेक्टर, और वो इस वाले नेम के लिए होती। इस प्रकार भैया कैसे होगी डीप कॉपी, चलो दर्शाते हैं आपको। अब मैं अपना खुद का कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ जहां पे मैं डीप कॉपी करूंगा। डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर जो होता है कॉपी वाला वो शैलो कॉपी करता है, मैं चाहता हूं कि मेरे केस में डीप कॉपी हो। तो डीप कॉपी केस में मैं एक नया एरे बनाऊंगा यार, मैं एक नया एरे बनाऊंगा। मैंने बोला कैर स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे मैंने कैर बनाया, कितना किस लेंथ का बनाऊंगा मैं, STRLEN ऑफ नेम, सॉरी टेम्प है तो यहाँ पे आपने बोला टेम्प का नेम, टेम्प जो है वो पॉइंटर थोड़ी है, टेम्प डॉट नेम, ठीक है। और यहाँ पे +1 कर दोगे क्योंकि आपका नल कैरेक्टर भी तो है ना। तो ये आपने इस प्रकार, इसका नाम चेंज करता हूँ, अच्छे से रख देते हैं हम यहाँ पे CS रख देते हैं इसका नाम, चलो CS रख दिया इसका नाम। और यहाँ पे मैंने एक नया कैरेक्टर एरे बना लिया है। मैंने क्या बोला, इसके अंदर कॉपी कर लो, क्या कॉपी कर लो, STRCPY, क्या कॉपी कर लो, CS के अंदर कॉपी कर दो, क्या टेम्प का नेम, कॉपी हो गया, ठीक है। सेमीकोलन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉपी हो गया। अब मैंने क्या बोला, दिस के नेम में अपडेट कर दो, दिस का नेम इज इक्वल टू CH, इस प्रकार। तो मैंने यहां पर क्या किया कि जब मैंने इसको बोला कि यार ये हीरो वन है, इसमें कुछ कुछ वैल्यूज पड़ी है, एक डब्बा नेम का होगा, एक डब्बा हेल्थ का होगा और एक डब्बा लेवल का होगा। नेम जो है वो इस प्रकार है, यहाँ पे 710 पड़ा हुआ है एड्रेस, ये B है, ये A है, ये B है, ये A है, ये R है और ये नल कैरेक्टर है। इसी प्रकार मैंने क्या बोला कि हीरो टू क्रिएट कर दो जिसके अंदर हीरो वन डालना, कॉपी करना बेसिकली हीरो वन की। तो आपने क्या किया, जब ये चीज़ कॉल हुई, ये नेम है, ये आपका हेल्थ है और ये आपका लेवल है, तो आपका ये वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इस केस के अंदर। तो आपने क्या बोला, एक नया एरे बना लिया, तो आपने एक नया एरे बना लिया, ठीक है। इस नए एरे में ये सारी वैल्यूज कॉपी कर दी, BABBAR नल कैरेक्टर आ गया। मान लो इसका एड्रेस 810 है तो आपने ये 810 यहाँ डाल दिया, तो यहाँ पे 810 पड़ा हुआ है और यहाँ 710 पड़ा हुआ है। तो डीप कॉपी के केस में आपने एंटायरली डिफरेंट एरे बना लिया, ठीक है। तो अब अगर मैं डीप कॉपी वाला केस, अगर ये वाले केस के द्वारा मैं अपने एग्जांपल को रन करूं, एक बार क्लियर करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखते हैं क्या होगा। देखो, अब देखो, बब्बर था पहले और अभी भी बब्बर ही है, ठीक है। पुराने वाले केस में गब्बर हो चुका था ये। तो हमें समझ में आ गया कि यार डीप कॉपी में और शैलो कॉपी में क्या डिफरेंस होता है। डीप कॉपी में आपने भैया सिंपल इसका एड्रेस दोनों भेज दिया था तो फंस गई थी गेम। शैलो कॉपी में आपने एंटायरली डिफरेंट एरे ही बना लिया और उसको आपने यहाँ पे सेंड करवा दिया। बहुत बढ़िया। तो आपको डीप कॉपी का और शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए इनको समझने के, जितना हमने डिस्कस किया, तो कोड शूट पे आप जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वहां पे आप ये सारी की सारी चीजें, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, MCQs, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, दिस पॉइंटर, ये सारी चीजें शैलो कॉपी, डीप कॉपी यहाँ जाके पढ़ सकते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे कोड स्टूडियो पर यार, यहाँ पे आप जाएंगे और इसको समझेंगे और चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी आपने समझ लिया डीप कॉपी और शैलो कॉपी वाले कॉन्सेप्ट को। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं हमारी अगली चीज पर जिसका नाम है कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। हम गए कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे समझ में आती है आपको ये चीज, असाइनमेंट ऑपरेटर वो यार इक्वल टू साइन की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, लेट से दो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट हुए पड़े हैं। हमने बोला एक आपका ये हीरो A है,
इसके अंदर हमने बोला कि हमने 10 और C पास कर दिया इस प्रकार, और फिर मैंने क्या बोला, ये आपका हीरो B है, इसमें 20 और B पास कर दिया। तो ये ऑलरेडी क्रिएट हुए पड़े हैं, ये ऑलरेडी क्रिएट हुए पड़े हैं। मैंने क्या बोला कि A इज इक्वल टू B लिख दिया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, लेट से A था, यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है, ये है मेरा हेल्थ, और यहाँ पे C पड़ा, ये मेरा लेवल है। फिर ये B था, यहाँ पर इसमें 20 पड़ा हुआ है, ये है मेरी हेल्थ, और इसमें B पड़ा हुआ है, ये लेवल। जब मैं A इज इक्वल टू B लिखता हूँ तो क्या होता है, ये इसमें कॉपी हो जाएगा और ये इसमें कॉपी हो जाएगा। इन शॉर्ट कि A डॉट हेल्थ इज इक्वल्स टू B डॉट हेल्थ, A डॉट लेवल इज इक्वल्स टू B डॉट लेवल, और जो आपका A डॉट नेम इज इक्वल्स टू B डॉट नेम। ठीक है, इस प्रकार ये तीनों स्टेटमेंट को हमने इस स्टेटमेंट के द्वारा दर्शा दिया है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, और उसके बाद आप कॉपी करना चाह रहे हो तो आप कॉपी असाइनमेंट का ऑपरेटर का यूज करेंगे और इस प्रकार कॉपी कर लेंगे। करके दिखाएं। चलो, हमने बोला अभी तक ऐसी चीजें चल रही हैं, और हमें क्या पता लग गया कि यार अब इसके अंदर गब्बर पड़ा है और इसके अंदर बब्बर पड़ा है। बहुत बढ़िया। तो और क्लैरिटी के लिए यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ, और मैंने क्या बोला कि इसको अभी हटा देता हूँ और इसको भी यहाँ पे हटा देता हूँ, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट में हीरो 1 में गब्बर पड़ा हुआ है और हीरो 2 में बब्बर पड़ा हुआ है। तो मैंने सिंपल आगे जाके बोला कि यार हीरो 1 इज इक्वल्स टू हीरो 2। इन शॉर्ट मैंने क्या बोला कि ये वाली सारी वैल्यूज यहाँ पर कॉपी कर दो। रन करते हैं। तो हमें अभी दिख रहा है कि यार अभी तो आंसर नहीं आया क्योंकि हमने प्रिंट ही नहीं करा है। तो एक बार दोबारा हीरो 1 और हीरो 2 को प्रिंट कर देते हैं, तब समझ में आएगा चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। इसको फटाफट से रन कर देते हैं। तो हमें क्या समझ में आता है कि देखो पहले तो एक गब्बर और बब्बर था, हमने क्या बोला हीरो 1 में हीरो 2 डाल दो, यानी कि ये वाली सारी वैल्यूज को यहाँ पे कॉपी कर दो। ध्यान से देखो, हमने कर दिया है। पहले ये गब्बर था ना, अब ये बब्बर हो गया। तो इन शॉर्ट हमने ये वाली सारी की सारी स्टेटमेंट्स को, ये वाली सारी की सारी स्टेटमेंट को इसके द्वारा रिप्लेस करवा दिया। ये आपका सिंपल कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर था। बिल्कुल आप इक्वल कर रहे हो, बस सारी वैल्यूज कॉपी करके दूसरे वाली ऑब्जेक्ट में डाल रहे हो और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। अब हम जा रहे हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर। इसका नाम है डिस्ट्रक्टर। इसका नाम है डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो बहुत आसान चीज है यार, कुछ मुश्किल नहीं है। आपकी मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए, आपकी मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए आपका डिस्ट्रक्टर यूज होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपके ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप होने वाले होते हैं कि यार इनका जो लाइफ टाइम है खत्म होने वाला है बिल्कुल अब, तब आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और वो मेमोरी को फ्री करवा लेता है। समझ में आई ये बात? समझाते हैं एक बार। मैंने बोला इनको हटाओ फटाफट से, और मैंने क्या बोला, यार मान लो यहाँ पे मैंने एक हीरो ऑब्जेक्ट बनाया होता कि हीरो ए, और यहाँ पे बना दिया। लेट्स से कि यहाँ यहीं पे खत्म हो चुका होता है ये। लेट्स से कि अगर ये फंक्शन यहीं खत्म हो जाता तो क्या होता, आपने हीरो बनाया, जैसे ही आप यहाँ पहुंच जाओगे लाइन नंबर 78 पे, तो आपको पता लग गया यार हीरो खत्म होने वाला है, इसका स्कोप खत्म हो चुका है, अब ये डाई हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इससे पहले ही इसका ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और ये जो मेमोरी इस हीरो ने ली होगी 8 बाइट की, वो फ्री करवा देगा। समझ में आई ये चीज हमें? तो डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, मेमोरी को डीएलोकेट कराना, मेमोरी को फ्री करवाना। सेम उसी प्रकार क्लास क्रिएट होते ही आपका ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो जाता है। आप खुद भी क्रिएट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मैंने बोला डिस्ट्रक्टर का भी नाम सेम होता है जो आपकी क्लास का नाम होता है। ठीक है, मैंने बोला यार इसका भी रिटर्न टाइप नहीं होता, मैंने बोला इसका रिटर्न टाइप नहीं होता, मैंने बोला कि यार इसका भी पैरामीटर नहीं होते हैं, इसके अंदर कोई इनपुट पैरामीटर नहीं होते हैं। ठीक है, दो चीज़ें हो रहे हैं वो समझाते हैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पर ये स्टैटिकली एलोकेट करवा दिया, ये स्टैटिक है, और डायनामिकली कैसे करवा सकता हूँ मैं, डायनामिकली मैं कैसे करवा सकता हूँ कि यार हीरो स्टार बी इज इक्वल्स टू न्यू हीरो कर दिया। तो डायनामिक वे में मैंने यहाँ पे एक हीरो क्रिएट कर दिया। तो मैंने क्या बोला, डिस्ट्रक्टर पहले से इसके अंदर बन जाता है। जब आप क्लास क्रिएट करते हैं ये पूरी की पूरी बनाएंगे तो डिस्ट्रक्टर आपका बन जाएगा, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बट अगर मैं खुद भी क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया, मैंने बोला कि यार अगर इसका नाम भी सेम होगा, इसमें रिटर्न टाइप भी नहीं होगा, इसमें इनपुट पैरामीटर बनाओ, तो कंस्ट्रक्टर जैसा नहीं होगा सेम टू सेम। तो कंस्ट्रक्टर में और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि यार ये फंक्शन डिस्ट्रक्टर का है और ये फंक्शन जो है ये कंस्ट्रक्टर का है। उसमें टिल्डा साइन होता है, ये वाला, इसको यूज करते हैं। तो आपने लिखा टिल्डा हीरो, ये आपका ब्रैकेट्स, डिस्ट्रक्टर आपने इस प्रकार लिख लिया। बहुत बढ़िया। मैंने यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट डाली, मैंने बोला सी आउट डिस्ट्रक्टर भाई कॉल्ड, इस प्रकार मैंने यहाँ पे डाला और मैंने सिंपल इसको रन कर दिया। लेट से नीचे वाला पार्ट अभी नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैंने अभी हटा दिया और अभी के लिए आपके पास सिर्फ इतना पार्ट है। ठीक है, सिर्फ ये दो स्टेटमेंट आपने
लिखी हुई है। तो आपने ये स्टैटिकली एलोकेट किया और डायनामिकली एलोकेट किया और आपने इसको रन कर दिया। रन करते हैं एक बार क्लियर करके। मैंने रन किया तो मुझे क्या दिखा, इसके लिए सबसे पहले सिंपल कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, बहुत बढ़िया। फिर इस वाले के लिए सिंपल कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, बहुत बढ़िया। फिर डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ एक बार, 2 बार कॉल होना चाहिए था ना, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, एक ही बार क्यों हुआ? तो यहाँ पे एक और चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट आप स्टैटिक एलोकेशन के द्वारा करवाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आप स्टैटिक एलोकेशन के द्वारा क्रिएट करते हैं, उनके लिए डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। उनके लिए डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, यानी कि आपका जो स्टैटिकली हीरो क्रिएट किया है आपने ए वाला, इसके लिए डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। बट ये जो डायनामिकली कॉल किया है इसके लिए नहीं हुआ। तो आप जो ऑब्जेक्ट डायनामिक एलोकेशन के द्वारा क्रिएट करते हैं, उसके लिए डिस्ट्रक्टर आपको मैन्युअली कॉल करना पड़ता है। इसके लिए आपको मैन्युअली डिस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। समझ में आई? तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला डिलीट बी। अब मैंने इसको रन कर दिया। ध्यान से देखो, 2 बार डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो डायनामिकली एलोकेटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको मैन्युअली डिस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज हमें? बहुत बढ़िया। तो ये डिस्ट्रक्टर का एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। और जैसे कि कंस्ट्रक्टर का मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर हर ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार कॉल होता है जब उसके क्रिएशन का टाइम होता है, वैसे डिस्ट्रक्टर भी हर ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार कॉल होता है जब उसका डिस्ट्रक्शन का टाइम होता है। समझ में आई ये बात में? बहुत बढ़िया। जैसे अपना खुद का डिस्ट्रक्टर यहाँ पर लिख लेते हैं तो आपका जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है डिस्ट्रक्टर क्लास क्रिएट करते टाइम, वो हट जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, सिर्फ आपका लिखा हुआ डिस्ट्रक्टर ही बचेगा। ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कुछ होमवर्क के बारे में यार। ठीक है, तो कुछ होमवर्क है ये आपको समझने यार। सबसे पहली चीज आपको कांस्टेंट कीवर्ड के बारे में समझना है यार, कि कांस्टेंट कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएशन में कैसे यूज करते हो आप। ठीक है, और कैसे आप कॉन्स्ट टाइप के फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझना है। और साथ ही साथ आपको इनिशियलाइजेशन लिस्ट ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखना है। ठीक है, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपके मुश्किल से 5 मिनट में कवर हो जाएंगे। इसको आपके लिए होमवर्क में रखा गया ताकि थोड़ी सी मेहनत आप ही कर लें। तो कृपया करके जल्दी से मेहनत करें, कॉन्स्टेंट कीवर्ड को देखें, ऑब्जेक्ट क्रिएशन में कैसे ही काम आने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन में देखें इसको, साथ ही साथ मेंबर डेटा टाइप्स में कैसे यूज कर सकते हैं आप में। ठीक है, डेटा मेंबर की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर कैसे आप कर सकते हैं इस कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज, फंक्शन को कैसे कॉन्स्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको एक बार देखना है। और अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है स्टैटिक कीवर्ड। समझ में आई ये बात? तो हम स्टैटिक कीवर्ड की बात कर रहे हैं। लेट्स से इस हीरो वाली क्लास के पास यहाँ पर एक और डेटा मेंबर होता जिसका नाम होता, मैंने बोला इसका नाम होता टाइम टू कंप्लीट, ऐसा कुछ नाम हो गया इसका, कि यार गेम जो मैंने बनाई है ना उसमें इतना टाइम बचा हुआ है, ऐसा कुछ मैंने नाम रख दिया इसका। पर भैया ये तो डिपेंड नहीं करता, मतलब किसी हीरो हो, कोई गेम में मान लो कोई हीरो हो या फिर कोई एनिमी हो, तो टाइम टू कंप्लीट मान लो कि किसी भी लेवल को आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना है या मान लो 5 घंटे में कंप्लीट करना है, और जो टाइम टू कंप्लीट आपको दर्शाता है कितने घंटे बचे हुए हैं, इस प्रकार दर्शाता है। तो ये तो इंडिपेंडेंट है हीरो के भी और इंडिपेंडेंट है एनिमी के भी, है ना। ये तो ऊपर लेवल की कोई चीज हो गई, हायर लेवल की कोई चीज हो गई। बेसिकली ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी है टाइम टू कंप्लीट जो कि ना तो हीरो पे डिपेंड करती है ना तो एनिमी पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं बोलूँ कि यार हीरो का टाइम टू कंप्लीट ये होगा, तो सेम यार एनिमी का भी तो वही होगा। जितनी भी ऑब्जेक्ट आपके उस पर्टिकुलर गेम के अंदर है, हर किसी का टाइम टू कंप्लीट तो सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका स्टैटिक कीवर्ड यूज होगा यार। तो स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, ये ऐसा डेटा मेंबर क्रिएट करता है जो कि क्लास को बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू क्लास। तो इसका मतलब क्या है कि यार ये ऐसा मेंबर है, स्टैटिक कीवर्ड में आप जब डेटा मेंबर क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, उसको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं होती। यानी कि अगर मैंने एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बना रखा तब भी मैं इस टाइम टू कंप्लीट वाले वेरिएबल को, प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे समझते हैं इसको, मैं एक बार यहाँ पर फटाफट जो मैंने पुरानी चीजें थी उससे रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैंने एक बार कमेंट कर दिया और मैं इसको नीचे फेंक देता हूँ फटाफट से। अब मैंने क्या बोला कि मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना रखा, बट मैं इस स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करना चाहता हूँ। इस स्टैटिक मेंबर को
एक्सेस करना चाहता हूँ। स्टैटिक इसको बनाना पड़ेगा पहले। मैंने कहा स्टैटिक इंट टाइम टू कंप्लीट, बहुत बढ़िया। इसको पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा यार, जो स्टैटिक मेंबर है उसको पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर आप इसको इनिशियलाइज करना चाहते हो तो कहाँ इनिशियलाइज करेंगे, इसको इस क्लास के बाहर इनिशियलाइज करेंगे। कैसे करोगे, आप क्या लिखोगे यार, इसका डेटा टाइप, फिर आप लिखोगे हीरो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर जो आपका इसका नाम है टाइम टू कंप्लीट, इनिशियलाइज कर दिया आपने इसको 5 के साथ। बहुत बढ़िया। किसको इनिशियलाइज करेंगे आप लिखेंगे सबसे पहले उसका डेटा टाइप। तो टाइम टू कंप्लीट का डेटा टाइप हमने ऊपर देखा क्या था, अभी क्या था, इंट था। ठीक है, तो आपने लिख दिया डेटा टाइप इंट। फिर आप लिखेंगे क्लास का नाम, तो क्लास का नाम क्या था, हीरो। फिर आपने ये 2 कॉलन डाले, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और फिर आपने फील्ड का नाम डाला, फील्ड नेम या डेटा मेंबर का नाम, और फिर आपने वैल्यू डाल दी, जो भी वैल्यू आप डालना चाहते हैं। तो ये सिंटेक्स है यार, ये सिंटेक्स है आपके इस वेरिएबल को एक्सेस करने का। तो हमने वही डेटा टाइप डाला, क्लास का नाम डाला, फील्ड का नाम, डेटा मेंबर का नाम डाला और ये वैल्यू डाल दी। तो हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया 5 के साथ। अब मैंने आपको बोला कि यार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं होती है इसको एक्सेस करने की। तो मैं इसको अगर सीधा प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, यार हीरो का टाइम टू कंप्लीट जो प्रिंट कर दो। हो गया, इसको प्रिंट करा देते हैं एक बार, रन कर दिया। देखो आपने इसको बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए यहाँ पे प्रिंट करा लिया। तो ये होती है आपकी स्टैटिक डेटा मेंबर की खासियत। भैया अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो मैंने बोला हीरो ए प्रिंट कर लिया और मैंने बोला सी आउट ए डॉट टाइम टू कंप्लीट, ऐसे। अब तो मैंने ए के साथ भी भैया आ रहा है, तो चला के देखें एक बार। ये तो चल भी गया, बहुत बढ़िया। पर मैंने बोला दोस्त चल तो ही जाएगा, ये इस प्रकार चल तो जाएगा, बट ये रिकमेंडेड नहीं होता यार। क्योंकि ये जो टाइम टू कंप्लीट हमने स्टैटिक मेंबर बनाया ना यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता, ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता, ये आपकी क्लास को बिलोंग करता है। तभी तो यहाँ पे हम हीरो इस प्रकार लिख रहे हैं, है ना। तो ट्राई करो जब आप स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करो तो इस प्रकार करो, इस प्रकार ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मैं अगर यहाँ पे फिर भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, हीरो बी बनाया मैंने और मैंने क्या बोला कि यार बी डॉट टाइम टू कंप्लीट जो है वो मैंने 10 कर दिया और अब मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया सी आउट ए डॉट टाइम टू कंप्लीट और सी आउट बी डॉट टाइम टू कंप्लीट, और दोनों को प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। पहले आपका 5 आया ओवर लेवल, ठीक है, फिर आपका ए का प्रिंट कराया, फिर से 5 आया, फिर आपने बी के द्वारा अपडेट कर दिया, तो ये दोनों केस में ए और बी के केस में 10-10 ही आ रहा है। लॉजिक वाइज सही चल रहा है, बट फिर भी ट्राई करें आप इसको इस प्रकार ही एक्सेस करें। ठीक है, तो ये स्टैटिक मेंबर वाली चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब बात करेंगे स्टैटिक फंक्शंस के बारे में। स्टैटिक डेटा मेंबर आपने देख लिए, अब स्टैटिक फंक्शंस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ यार। मैंने क्या बोला कि यार स्टैटिक फंक्शंस जो होते हैं ना, यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं है। अगर आपसे कॉल करना चाहते हैं सिंपल क्लास के नाम के द्वारा आप कॉल कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं है। ठीक है, नीड नहीं है। फिर मैंने क्या बोला कि यार इनके पास ना दिस कीवर्ड नहीं होता। दिस कीवर्ड क्यों नहीं होता भैया, क्योंकि यार दिस कीवर्ड जो होता है वो क्या होता है, पॉइंटर टू करंट ऑब्जेक्ट होता है ना, पॉइंटर टू करंट ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो जब करंट ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो ये पॉइंटर कहाँ से क्रिएट कर पाओगे, तो दिस कीवर्ड इनके पास नहीं होता। ये बात हमें समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। तो उसके एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पे ऐड करने का। मैंने क्या बोला कि यार एक मैंने स्टैटिक फंक्शन बनाया है, स्टैटिक इंट, कुछ भी नाम रख दिया इसका मैंने, रैंडम, ऐसा एक फंक्शन बना लिया। और ये करता क्या है, मैंने क्या बोला जो स्टैटिक फंक्शंस होते हैं ना यार, वो स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं, वो सिर्फ स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं यार। मैंने क्या बोला, यहाँ पर सी आउट दिस हेल्थ। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे जाके प्रिंट करूँ, मैं बोलूँगा यार सी आउट हीरो का ना ये रैंडम फंक्शन कॉल कर दो। ठीक है, और नीचे वाले कमेंट कर दो यार एक बार। ठीक है, तो हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, हम बस सीधा जाके रैंडम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। हमने इसको क्लियर कर दिया और हमने इसको कॉल कर दिया। तो क्या वो उसमें दिस तो होता है नहीं भाई, क्या बोल रहे हो ये यहाँ पर तो आप करंट ऑब्जेक्ट ही नहीं पता, दिस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो मैंने इसको हटा दिया। चलो अब मैंने रन कर दिया,
अब मैंने किया, वो कह रहा क्या क्या बोल रहे हो, इनवैलिड यूज ऑफ मेंबर हेल्थ इन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो जैसे मैंने आपको बोला कि यार स्टैटिक फंक्शन सिर्फ स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है, तो ना तो आपका हेल्थ एक्सेस कर पाएगा ये, ना तो आपका लेवल एक्सेस कर पाएगा ये, ना तो आपका नेम एक्सेस कर पाएगा ये। ठीक है, हर किसी केस में एरर आ रहा है। अब अगर मैं स्टैटिक मेंबर जिसका नाम है टोटल टाइम टू कंप्लीट, ऐसा कुछ नाम था ना, टाइम टू कंप्लीट, इसको करता हूँ तो वो चीज़ें सही चलनी चाहिए, क्योंकि टाइम टू कंप्लीट जो है वो एक स्टैटिक मेंबर है। तो भैया ये तो सही चलना चाहिए। रन कर दिया, अभी भी कुछ पंगा आ रहा है, दोबारा रन करते हैं। तो उसने क्या बोला समझते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने फटाफट से यहाँ पर स्टैटिक एंड रैंडम में इस स्टैटिक मेंबर को ऐड कर दिया कि भैया मुझे स्टैटिक मेंबर को ऐड करना है। और मैंने यहाँ पे फटाफट, अच्छा इसको रिटर्न करना पड़ेगा अपने को एक बार, रिटर्न टाइम टू कंप्लीट, और इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा रखा है ऑलरेडी लाइन नंबर 86 पे। तो मैंने इसको रन कर दिया, बढ़िया सही चल रहा है। तो ये वाली चीज़ जो हमने यहाँ पे लिखी है, ये हमें समझ में आ गई कि भाई स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसके अलावा मैं कोई और वेरिएबल यूज़ करने का ट्राई करूँगा तो भैया एरर आ जाएगा। ये चीज़ हमने देख लिया, बहुत बढ़िया। तो हमने इस लेक्चर के अंदर क्या क्या देखा, हमने इस लेक्चर में सीखा सबसे पहले क्लास क्या होती है, कैसे क्रिएट करते हैं। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, उसके डेटा मेंबर क्या चीज़ है, और भैया उसका बिहेवियर या उसके फंक्शंस कैसे बनते हैं, कैसे लिख सकते हैं। हमने सीखा एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में, यार एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं। पब्लिक सीख लिया, प्राइवेट सीख लिया, प्रोटेक्टेड हम आगे वाले लेक्चर्स में सीख लेंगे। हमने बात करी स्टैटिक एलोकेशन की और डायनामिक एलोकेशन की, दोनों चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी अभी गेम खेल सकते हैं, देखते हैं अभी क्या हो सकता है। हमने इसके बाद देखा कि यार कंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर की बात जब करी, हमने सिंपल कंस्ट्रक्टर देख लिया, हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देख लिया, हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर देख लिया। ठीक है, इसके बाद हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर देख लिया। ठीक है, इसके बाद हम आगे गए और हमने बात करी कि यार हमने कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर भी देख लिया, कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमने देख लिया। इसके बाद हम आगे गए, हमने डिस्ट्रक्टर देख लिया। हाँ, डिस्ट्रक्टर दोनों चीज़ों में पढ़ा, स्टैटिक एलोकेशन के केस में क्या होता है और डायनामिक एलोकेशन के केस में क्या होता है। थोड़े बहुत होमवर्क मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में दिए। मैंने बोला आपको कि पैडिंग और ग्रिडी अलाइनमेंट पढ़ के आना एक बार क्या होता है, वो साइज ऑफ वाला जो एग्जांपल हमने करा था। उसके बाद हमने डिस्ट्रक्टर जब देख लिया यहाँ पे, हमने फिर बात करी डीप कॉपी की बात करी थी और शैलो कॉपी की बात करी थी, है ना। उसके बाद हम आगे गए और हमने देखा कि यार यहाँ पर एक कॉन्स्ट कीवर्ड था, उसको हमने होमवर्क में दिया। हमने कॉन्स्ट फंक्शंस को होमवर्क में दिया। हमने इनिशियलाइजेशन लिस्ट को होमवर्क में दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने बात करी स्टैटिक मेंबर फंक्शंस की, स्टैटिक डाटा मेंबर हमने पढ़ लिए और हमने स्टैटिक फंक्शंस भी पढ़ लिए। यार ये होता है। तो ऊप्स के केस में हमने बहुत सारी चीज़ें इस लेक्चर में सीखी यार, बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। हो सकता है कि यार आपको तो डर सा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं, आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ठीक है। अब इसके बाद हम जो 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, उनके बारे में भी बात करेंगे। इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में बात करेंगे। जितनी भी अपनी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी है उन सब की थ्योरी यहाँ पर कोड स्टूडियो पर अवेलेबल है, इनको आप जाके पढ़ सकते हैं। इंट्रो, एक्सेस मॉडिफायर, क्लास, ऑब्जेक्ट, कुछ क्वेश्चन भी पढ़े हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, दिस पॉइंटर, शैलो कॉपी, डीप कॉपी, और जो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट हैं वो सब आप यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे कोड स्टूडियो पर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अभी टाइम क्या हो रहा है, अच्छा टाइम पूछ रहे हो मुझसे, रुको अभी दिखा देते हैं। टाइम देख लो यार, 5:17। और लक्ष्य मेरे साथ है यहाँ पे, वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो शूट कर रहा है। लक्ष्य भाई हाय बोलो। हेलो। तो मेहनत चल रही है भाई, सुबह है ना, हम मतलब अभी ये वीडियो 2 घंटे की है, 2 घंटे शूट ही कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब लक्ष्य शूट करेगा मेरे बाद, और तब तक के लिए बाय बाय।